तंत्र पढ़ते हैं। बायोलॉजी का चल रहा है उत्सर्जन तंत्र और इसी तरह प्रजनन तंत्र भी चल रहा है। इसी तरह हम सारी बायोलॉजी को करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री हो चुका है। आप अगर नहीं देखें तो 2-2 पार्ट में आ चुका है, देख लीजिएगा संपूर्ण निचोड़ है। उससे ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ये मैं वादा करता हूँ। अब चलिए इसकी बात करते हैं और फटाफट पढ़ते चलते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में जो सवाल आएगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में होगा, लिवर में होगा, ये हम जानते हैं, है ना? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। दूसरी बात एल्कोहल, ठीक है? अल्कोहल के जो है निराविशन के लिए कौन-सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत ही है, लिवर ही है ना? लिवर ही तो सब काम करता है, बेचारा पचाने का काम करता है, सब कुछ करता है। लेकिन अल्कोहल ज़्यादा पीने से लिवर को ही प्रभावित होता है, ये भी हम जानते हैं। उसी को निराविशन बोला गया, विष की तरह काम करता है। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त अपवहन कहलाता है। मतलब रक्त अपवहन मतलब डायलिसिस, है ना? डायलिसिस किया जाता है ना, रक्त को शुद्धिकरण के लिए। देखे होंगे किडनी-विडनी खराब होता है तो डायलिसिस का नाम सुने होंगे, है ना? अगर चले मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्ता पदार्थ कौन-सा होता है? तो अमोनिया होता है। विषाक्ता मतलब विष जैसा, जहरीला। कौन-सा होता है? अमोनिया होता है। सिर्फ़ इसमें वन लाइनर पढ़ते जाएँगे रैपिड फायर की तरह जैसे 2 वीडियो मैंने डाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसी तरह मैं इसको भी करूँगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी साइंस करके, उसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जाके देख लेंगे। और ये इसलिए दिया गया है कि अगर कल एग्ज़ाम है तो आज पढ़ के जाइए, आपको क्वेश्चन आएगा तो एकदम पक्का टिक लगा के आइएगा। मूत्र की मात्रा में कौन-सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है? अगर मूत्र की मात्रा को रोकना है, तो कौन-सा हार्मोन्स करता है? तो एडीएच करता है। याद रखिएगा एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन कहते हैं। एल्डो माने बड़ा, स्टेरोन याद रखिएगा, ये हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। ठीक है? एडीएच और एल्डोस्टेरोन याद रखिएगा। अगर चलेंगे एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य मतलब स्वस्थ बड़ा आदमी द्वारा एक दिन में जो उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 1.45 लीटर होता है। ठीक है? 1.45 लीटर होगा। अगर आपसे पूछे कौन-सी औषधि जो है मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो हम बताएँगे डाययूरेटिक होती है। क्या होती है? डाययूरेटिक होता है। अगर मान लीजिए विल्स रोग की बात करें, में कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क होता है, किडनी होता है। ठीक है? क्या होता है? किडनी होता है। अगर मान लीजिए वृक्क में पथरी या यूरिया अम्ल मतलब वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। अगर वृक्क मतलब किडनी, किडनी में अगर पथरी बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ही बनेगा। अगर वृक्क की बात करें, वृक्क माने किडनी, किडनी मतलब गुर्दा, याद रखिएगा। आप जानते हैं कि कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्काणु है। वृक्काणु मतलब नाम सुने होंगे, नेफ्रॉन का नाम सुने होंगे, है ना? नेफ्रॉन। तो इंग्लिश में नेफ्रॉन, हिंदी में विक्राणु, विक्राणु मतलब गुर्दा, किडनी से संबंधित है। तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है? किडनी से। नाखूनों में कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है बताइए तो? केराटिन पाया जाता है। नाखून जो हमारा है उसमें कौन-सा प्रोटीन है? केराटिन। अगर मान लीजिए वृक्क वृक्क मतलब किडनी, किडनी में कार्य न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसे क्या कहा जाता है? तो हम बताएँगे यूरेमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। अगर पूछे मनुष्य में किस प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं? तो क्या बताइएगा? यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाए जाते हैं। ठीक है? उत्सर्जन तंत्र को क्या कहते हैं पता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो मतलब यूरियोटेलिक उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। अगर मान लीजिए शरीर की अतिरिक्त नाइट्रोजन का यूरिया के रूप में उत्सर्जन को ही हम कहते हैं यूरियोटेरिक टेलिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक उत्सर्जन कहेंगे। अगर शरीर के अतिरिक्त नाइट्रोजन का यूरिया के रूप में अगर उत्सर्जन हो रहा है, उसी को कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक उत्सर्जन कहेंगे। यूरोक्रोम की बात करते हैं। का निर्माण कैसे होता है बताइए? तो लाल रुधिर कणिकाओं में या लाल रुधिर जो कणिका होती है, आरबीसी, रेड ब्लड, ठीक है? कणिका के हीमोग्लोबिन से होता है यूरोक्रोम का निर्माण। यूरोक्रोम यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होगा? तो लाल रुधिर कणिका के हीमोग्लोबिन से होगा। फिर सुनिए वृक्क, किडनी। किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से लेके 1.2 लीटर होता है। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे कि वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली-नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो हम बताएँगे पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहेंगे। समझ गए? क्या कहेंगे?
पेरिटोनियम कहेंगे। क्लियर हो गया, आगे चलिए। अब देखिए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के संबंधित देखिए यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना किडनी के ऊपर जो हिस्सा है, ये देखिए इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। चलिए, वह कौन-सा है जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? तो हम बताएँगे हीमोट्यूरिया है। क्या है? हीमोट्यूरिया है। आगे चलिएगा, आगे सवाल पूछेगा वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनराअवशोषण होता है? पुनराअवशोषण मतलब पुनः। तो सोडियम क्लोराइड का होता है, NaCl का होता है। ठीक है? आगे चलेंगे। शरीर का संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क से ही शुद्ध होता है। संपूर्ण रक्त का अगर मान लीजिए शुद्धिकरण हो, तो कैसे होगा? किडनी से होगा। गठिया रोग जो होता है, का कारण क्या है बताइए गठिया रोग होने का? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित हो जाता है। जोड़ा जो हमारा जहाँ पे पैर है, वहाँ पे जो घूमता है, पैर मुड़ता है, वहाँ पे जम जाता है, तो उसी को कहते हैं गठिया रोग। अगर मान लीजिए वृक्क का आंतरिक भाग पूछे क्या कहलाता है? तो वृक्क मज्जा कहलाएगा। सही बात है, किडनी का आंतरिक भाग को वृक्क मज्जा कहेंगे, किडनी मज्जा कहेंगे। हेनेले लूप मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होता है? तो वृक्क नलिका में होता है। रेनल ट्यूबुलस बोलते हैं। यूरेमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति में एक कृत्रिम वृक्क मतलब आर्टिफिशियल किडनी की आवश्यकता पड़ती है। यूरेमिया नामक रोग से पीड़ित अगर हैं तो उनमें आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। रक्त अपोहन मतलब डायलिसिस होता है। हेमोडायलिसिस बोलिए, ये डायलिसिस होते हैं के द्वारा जो है किस प्रकार के रोगी का जीवन काल बढ़ाया जा सकता है? तो यूरेमिया रोग से पीड़ित लोगों को किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कृत्रिम जो वृक्क है, आर्टिफिशियल जो किडनी बोलते हैं, वो डायलिसिस के रूप में ही हम बचा सकते हैं। नहीं तो संभवतः नहीं बचता है ना? तो इसलिए किडनी खराब हो, समझिए डायलिसिस में हो जाता है। इसलिए पानी को पीजिए, ध्यान दीजिए सब लोग। कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस में ही काम करता है। जैसे आप बहुत फेमस अभी सुन रहे होंगे प्रेमानंद बाबा का, तो उनका वृक्क मतलब किडनी खराब हो गया। किडनी खराब हो गया तो मतलब वो डायलिसिस पे जीवित है। समझ गए? आर्टिफिशियल वृक्क पे जीवित है। डायलिसिस वही होता है, जब तक चल रहा है चलने दीजिए, है ना? तो ये प्रेमानंद बाबा इसी बीमारी से ग्रसित हैं बेचारे, लेकिन उनके इस पर उनके साथ हैं, चमत्कार है उनके साथ। पसीने का प्रमुख कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर को ठंडा रखना, याद रखिए ठंडा रखना। अगर मान लीजिए पूछे किस चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है? तो किब्रस हेंस लीट चक्र द्वारा होता है। किब्रस हेंस लीट चक्र द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगर पूछे मनुष्य में मूत्र द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले अमोनिया अम्ल की मात्रा कितनी होती है? तो 15 ग्राम लगभग होता है। अगर मान लीजिए पूछ ले मनुष्य का पूर्ण उत्सर्जी अंग कौन-सा है? तो वृक्क ही तो है, किडनी है। उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं तो मतलब किडनी को याद रखिएगा। यकृत भी इसमें सम्मिलित हुआ है, लेकिन किडनी पूर्णतः हम लोग जुड़ा हुआ है। हेनले पाशा हेनले पाश बोलते हैं। हेनले पाश एक यू आकार का अंग है। क्या है? यू आकार का अंग है, जो सरीसृपों, पक्षियों व स्तनधारियों के वृक्क के प्रत्येक वृक्काणु में जो है मूत्र का संचालन करता है। मतलब किडनी के प्रत्येक जो किडनी नुमा है उनमें जो मूत्र है, मूत्र का संचालन करता है। इसका मुख्य कार्य है मूत्र से जो है जल व सोडियम क्लोराइड को पुनः प्राप्ति करना। मतलब जल और सोडियम क्लोराइड को पुनः प्राप्त करते हैं। ये सब सरीसृप पक्षियों और स्तनधारी वृक्क में मिलेंगे, याद रखिएगा, किडनी में मिलेगा। शरीर से उपापचय मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया को जाना जाता है उत्सर्जन कहते हैं। अगर शरीर के से जो उपापचय है, मेटाबॉलिज्म शिष्ट जो निष्कासन होते हैं, निकाला जाता है। अगर मान लीजिए विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं, जंतु में मानव भी घुसा दीजिएगा। ठीक है, अभी जंतु मतलब चलिए जानते हैं हेमिकार्डेटा, ठीक है, हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो हम बताएँगे कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। कोशिका गुच्छ के द्वारा होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। मकड़ियों द्वारा उत्सर्जन किया जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन-सा है? तो हम बताएँगे गवानीन है। क्या है? गवानीन है। अगर मान लीजिए और भी सवाल आपसे पूछ ले कि केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया उत्सर्जक जंतु है। तो केचुआ कैसा है? अम अमोनोटेलिक जंतु है। मतलब अमोनिया उत्सर्जक जंतु है। किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह जो है कौन केचुआ इरियोटेलिक हो जाता है। नहीं तो अमोनोटेलिक है। लेकिन पानी अच्छे से नहीं मिल पाता बेचारे को, इसलिए इरियोटेलिक में आ जाता है, यूरिया उत्सर्जक हो जाता है।
अगर मान लीजिए पूछते कि जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से क्या उत्पादित होता है? तो हम बताएँगे अमोनिया उत्पादित होता है। कुछ अस्थायी जंतुओं में नाइट्रोजन के उपापचय के फलस्वरूप मतलब मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप किस अम्ल का निर्माण होता है? तो यूरिया अम्ल का ही निर्माण होगा। पक्षियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ कौन-सा होता है? तो यूरिया अम्ल ही तो होता है, पक्षियों द्वारा जो उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए उत्सर्जन अंग की बात करें, कौन-कौन है? उससे क्या है तो वृक्क हमारा उत्सर्जन में आता है। उत्सर्जन अंग में हम लोग फेफड़ा को पढ़ेंगे, यकृत को पढ़ेंगे, आँत को पढ़ेंगे। तो वृक्क तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया इसे मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, किडनी को बेचता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी। फेफड़े, लंग्स की बात करें तो CO2 और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है कौन? CO2 सॉरी CO2 और जल वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है? फेफड़ा। फेफड़ा हम लोग को बचाता है, अगर फेफड़ा खराब हो गया तो साँस लेने में दिक्कत होगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए यकृत की बात करें, लिवर की बात करें तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है कौन? लिवर। यही तो बात है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके बाहर निकाल देता है ना। आँत की बात करें, आँत भी हमारा क्या आता है? ये हमारा उत्सर्जन तंत्र में है। ठीक है? कशेरुकी जंतुओं का उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग में आएगा। तो ये आँत की बात करें, तो कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन होता है। तो आँत भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो भी छोटी आँत बहुत इम्पोर्टेंट कैल्शियम और धातु जो भी हम लोग लेते हैं ना, लवण की आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में उत्सर्जन करता है। समझ गए? एक्स एक्सक्रेटरी सिस्टम खत्म हो गया। समझ गए? और भी थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो रोग होने की संभावना रहता है, ये पढ़ लेते हैं। तो देखिए वृक्क, अश्मरी अथवा गुर्दा की पथरी। देखिए अश्मरी बोलिए, पथरी बोलिए या स्टोन बोल दीजिए, ये बीमारी तो किडनी में होता है। तो वृक्क की श्रेणी में लगातार खनिज लवण जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्सि कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिया अम्ल एकत्र होकर पथरी के रूप ले लेते हैं, तो ये किडनी को प्रभावित करते हैं। और देखिए वृक्क में, पात में या गुर्दा का निष्क्रियता, ठीक है? मतलब रेनल फेलियर बोलिए या किडनी फेलियर बोलिए, तो किडनी फेल हो जाते हैं। उस ये भी एक बीमारी का जड़ है। तो वृक्कों में मतलब किडनियों में वृक्कपात मतलब रेनल फेल्यूर निम्न 3 कारणों से हो जाता है। आगे तो तीव्र वृक्क शोथ से हो जाता है, तेजी के कारण हो जाता है, विष के कारण हो जाता है, मतलब फूड पॉइज़न या जहरीला चीज़ों से। अल्प रक्तदाब के कारण हो जाता है, कम दाब हो गया, अल्प रक्तदाब है, प्रेशर, तो ये भी दिक्कत है। चलिए यूरीमिया, यूरीमिया क्या है? यूरीमिया सुनिए, जब शरीर में यूरिया अवशिष्ट उत्पाद एकत्रित होने लगता है, यूरिया जो है अवशिष्ट जो है, जो जहरीला चीज़ है या जो बाहर नहीं निकल सकता, वो जमा होने लगे तथा वृक्क समान रूप से उत्सर्जन कार्य नहीं कर पाता है, मतलब वो ये अपना जो उत्सर्जन सिस्टम नहीं चला पाएगा, तो नॉर्मल बात है किडनी में असर पड़ेगा। तो शरीर में एक विषाक्तता की स्थिति बन जाती है, मतलब जहरीला बनते जाता है, जिसे यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया मतलब जो कि डायलिसिस से फिर होगा, इसलिए उस पे ध्यान देना पड़ता है। शुरू करने जा रहे हैं प्रजनन तंत्र। तो देखिए, पुरुष प्रजनन तंत्र की बात करते हैं, तो पुरुष प्रजनन तंत्र का आगे चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद महिला प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ़ पढ़ते जाएँगे, इसमें कोई जानकारी नहीं, कोई डिटेल नहीं, सिर्फ़ वन लाइनर है, वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी रैपिड फायर की तरह तैयार करना है तो सिर्फ सुनिए और एग्ज़ाम देने जाइए, होने की संभावना पक्का है। तो कैसे? शुरुआत करते हैं। शुक्राणु का निर्माण जो है किस अंग में होता है? तो वृषण में होता है, ये आप जान लीजिए। पुरुष प्रजनन तंत्र पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे कि जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। मतलब जेंडर के रूप में हम पहचानेंगे ना, नर है, मादा है तो ऊपरी बाहरी जो हमारे बॉडी का अंग है, उसके अनुसार हम लोग पहचानते हैं। ये आप भी जानते हैं। आगे बात करते हैं और देखते हैं कि परिवार नियोजन हेतु पुरुषों को मतलब परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन-सी होती है? नसबंदी। अगर मान लीजिए पुरुषों की तरफ से रोकना है परिवार नियोजन ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, तो नसबंदी की बात होगी। महिला के लिए क्या होगा? आगे चलेंगे महिला में, आगे तो हम पुरुष में जाएँगे। अगर मान लीजिए केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन-सी है? तो हम बताएँगे प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो आएगा ना, ये समझिएगा कि ये सिर्फ़ नर में आता है, मादा में नहीं। मादा मतलब महिला, नर मतलब पुरुष, याद रखना है। अगर मान लीजिए पूछे मनुष्य में शुक्राणु जनन
किस आयु में प्रारंभ होता है? तो 15 से 18 वर्ष की आयु में शुक्राणु चालू हो जाते हैं। तो 15 से 18 वर्ष की आयु में क्या होता है? शुक्राणु जो होते हैं चालू हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। अगर पूछे प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है, क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन कहलाएगा। आगे बात करते हैं। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। अगर नर में पूछे, देखिए टेस्टोस्टेरोन आ जाए ना, तो ये नर लिंगिक हार्मोन्स है, याद रखिएगा। बस इतना ही जान लीजिए। और नर मतलब पुरुष, याद। और भी चलिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी बोलते हैं, याद रखिएगा। शुक्राणु जनन को हम बताइए। शुक्राणु जनन में जो स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। आगे चलते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र में कौन-कौन से अंग सम्मिलित हैं? तो हम बताएँगे वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि और अधिवृषण है। तो वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं अधिवृषण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर पूछे कृत्रिम बियर निषेचन प्रक्रिया में स्त्री के गर्भाशय में क्या जो है प्रविष्ट कराया जाता है? तो शुक्राणु ही तो कराया जाता है, स्पर्म ही तो होते हैं, है ना? तो याद रखिएगा। अगर मान लीजिए मानव प्रजनन के चरणों का क्रम क्या है? तो युग्मक जनन है, निषेचन है, फर्टिलाइजेशन बोलिए, इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है? या और भी जान लीजिए। भ्रूणीय विकास, देखिए युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूणीय विकास, ये सब पे ध्यान रखना होगा। इस पे ज़्यादा इसलिए मैं डिटेल नहीं करता क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही विवादित भी हो सकते हैं, शब्दों का भी खेल हो सकता है। इसलिए मैं सिर्फ पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा 1-2 सवाल ज़्यादा नहीं आता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल लेकिन आते हैं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। अगर बात करें पुरुषों में लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद किस ग्रंथि के फूलकर अत्यधिक बड़ा हो जाने का कारण मूत्रमार्ग अवरुद्ध हो जाता है? तो वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है? याद रखिएगा। पुरुषों में लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद कौन-सी ग्रंथि फूलकर अत्यधिक बड़ा होने का संभावना रहता है? तो वो है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसमें मूत्र मार्ग को रोकता है, दिक्कत करता है। ठीक है? ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए महिला प्रजनन तंत्र की बात करते हैं। अब फीमेल, ठीक है? प्रजनन तंत्र की बात करें तो कौन-सा हार्मोन्स जो है मादा, मादा मतलब महिला, मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है तो एस्ट्रोजन है। क्या है? एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है पता है? मादा लिंगी हार्मोन्स कहते हैं। और देखिए, भ्रूण के विकास होते समय कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में बना पिंड क्या कहलाता है? तो मोरूला कहलाता है। मोरूला कहलाएगा। आगे चलिए, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नाली को करता है। अगर मान लीजिए पूछिए मानव जरायुज एवं एक लिंगिक प्राणी है। याद रखिए, मानव क्या है? जरायुज और एक लिंगी प्राणी है। अर्थात इसमें नर एवं मादा का स्पष्ट विभाजन होता है। नर एवं मादा का स्पष्ट विभाजन होता है। अगर मान लीजिए पूछे महिलाओं में मानसिक चक्र की अवधि कितनी होती है? तो 28 दिन की होती है। मासिक जो चक्र आते हैं 28 दिन का, ये सब ऐसे ही पढ़ लीजिए। रज्जु चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन-सी है? पीयूष ग्रंथि है। क्या है? पीयूष ग्रंथि है। देखिए, इसमें ज़्यादातर जो पढ़ाया जा रहा है प्रजनन तंत्र, किन्हीं को अगर लगता है तो हम ईयरफ़ोन कहते हैं, ईयरफ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि हर इंसान को जो आजकल कॉम्पिटिशन के कर रहे हैं, तो नॉलेजेबल होते ही हैं। तो इसमें आप ये नहीं समझना है कि ये नहीं पढ़ाना चाहिए टॉपिक, पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि इससे 1-2 सवाल आते ही आते हैं। देखिए, माहवारी चक्र में जो है पुटिका प्रावस्था प्रावस्था बोलते हैं, कितने दिन की होती है? तो 10 से 12 दिन की होती है। 10 से 12 दिन की होती है, ठीक है? जो चक्र होती है, जो महिलाओं में होती है, याद रखिएगा। किस हार्मोन्स को जो है गर्भावस्था हार्मोन्स कहते हैं? तो हम बताएँगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ही कहेंगे, जो कि गर्भावस्था हार्मोन्स कहा जाता है, प्रेग्नेंसी हार्मोन्स कहते हैं। अगर मान लीजिए भ्रूणीय विकास किस अवधि को कहा जाता है? तो अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह तक की अवधि को हम कहते हैं भ्रूणीय विकास। अंडान अंडाणु में निषेचन होगा तभी, फर्टिलाइज़ेशन होगा तभी। देखिए, रिलैक्सिंग हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है? तो हम बताएँगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होगा। रिलैक्स या रिलैक्सन हार्मोन्स बोलते हैं। रिलैक्सेशन हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। रिलैक्सन हार्मोन्स, रिलैक्स वाला हार्मोन्स बोल दीजिए। गर्भ का सबसे बाहतम झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो हम कहते हैं जरायु कहा जाता है। चलिए, संयुक्त जुड़वा देखते हैं, ठीक है? ये सब पढ़ते जाएँगे। संयुक्त जुड़वा समान जुड़वा बच्चों से भिन्न होते हैं। जब एक निषेचित अंडाणु कोशिकाओं 12वें दिन 2 भ्रूणों
में विभाजित हो जाते हैं तो 2 अलग एक समान जुड़वा शिशुओं को जन्म होता है। परंतु इस विभाजन में देरी होने से संयुक्त जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। बस आगे बात करते हैं। कौन-सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव करने का मुख्य भूमिका निभाता है? देखिए इससे सवाल पूछा हुआ है, बीपीएससी पूछा है, बिहार एसएससी पूछा है तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बिहार दरोगा पूछा है, बिहार एसआई में पूछा है तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ऑक्सीटोसिन का नाम सुने होंगे, ये सब होते हैं जो कि स्तन से निकलते हैं, याद रखिएगा। दूध को स्राव करता है। मादा के किस ठीक है, तो मादा के किस जननांग को अविकसित शिशन कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्लाइटोरिस को कहा जाता है। ठीक है? किसे? क्लाइटोरिस को कहा जाता है। अविकसित विषन के आवरण को क्या कहते हैं बताइए? तो हम बताएँगे पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है? स्त्री या स्त्रियों में दूध बनने की क्रिया के लिए आवश्यक हार्मोन्स कौन-सा है? तो हम बताएँगे प्रोलैक्टिन है। क्या है? प्रोलैक्टिन है। अगर मान लीजिए पूछे मोंटेगोमरी ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो स्तन में पाई जाती है, ठीक है? चलिए, ये महिला मादा से संबंधित सवाल था, ये क्लियर हो गए, ये देख लीजिएगा। युग्म जनन होते हैं, फिर निषेचन होते हैं, तब भ्रूण होते हैं, तब शिशु जन्म होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। अब चलिए एक देखिए किस हार्मोन्स के द्वारा मादा में गौण लैंगिक क्षणों का विकास होता है तो एस्ट्रोजन के कारण हो जाता है। ठीक है? आगे चलेंगे। देखिए, यहाँ पे मनुष्य की बात करें, मनुष्य मतलब महिला का बात करेंगे, गर्भधारण का बात करेंगे, गर्भावस्थावधि तो 280 दिन याद रखिएगा, तो 9 महीने हो जाते हैं। चूहा का 21 दिन, भेड़ का 151 डेज़ होगा, कुत्ते में 63 डेज़, बिल्ली में 63, बिल्ली और कुत्ता का एक ही समय रहता है गर्भधारण धारण करने का। गाय में 280 दिन, जितना हम लोग का मनुष्य में है, याद रखिए 280 ठीक है। भैंस का 310 दिन। तंत्र, नर्वस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ चुके हैं और तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं, मतलब तंत्रिका तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले भी हम प्रजनन तंत्र पढ़ चुके हैं। तो चलिए, अब इसे भी रैपिड फायर की तरह वन लाइनर खत्म करेंगे। ज़्यादा डिटेल जानना है तो मेरा एनसीईआरटी का एमसीक्यू विथ डिटेल आपका वीडियो डाला हुआ है। आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वो आपको मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट अगर चाहिए आपको रैपिड फायर की आपको 2 दिन में एग्ज़ाम है तो पढ़ के जाना है, तो एनसीईआरटी साइंस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें सभी सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री का हो चुका है। जो कि बहुत ही रफ्तार से और उतना ही हुआ है जो एग्ज़ाम में आ सकता है सवाल। और अभी चल रहा है बायोलॉजी का जो कि आपको आज से कल तक मतलब 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा बायोलॉजी, वो भी रैपिड फायर की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानव शरीर की सभी क्रिया मतलब मानव शरीर की जो सभी क्रियाएँ होती है, शरीर के सभी अंगों एवं अंग तंत्रों के पारस्परिक समन्वय मतलब मिल-जुल कर पर निर्भर करती है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त अंगों एवं उपांगों से निर्मित वह जटिल संरचना जो शरीर के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों के मध्य जो है समन्वय, सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करती है। उसी को हम कहते हैं तंत्र का तंत्र। याद रखिएगा, उसी को हम कहते हैं तंत्र का तंत्र, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछते कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है? ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है बता दीजिए? तो हम देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग की बात करें तो मस्तिष्क याद रखिएगा। दूसरा मेरुरज्जु, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अगर प्रमुख अंग पूछे तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु बता देना है। 2 भाग में बाँटा गया है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं और मस्तिष्क को ब्रेन बोलते हैं, ये हम जानते हैं। अब यही दोनों पे जो सवाल बन सकते हैं, हम पढ़ते चलेंगे। तो चलिए सवाल को क्लियर करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है यूनिट क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन बोलते हैं ना न्यूरॉन। न्यूरॉन शब्द आ जाए कि न्यूरॉन डॉक्टर से मिल लीजिए, तो हम बताएँगे तंत्रिका तंत्र के बारे में दिखाने जाना है। अगर मान लीजिए पूछे कि मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ओब्लंगेटा में होता है। ओब्लोगेंटा बोलिए, ठीक है? तो मेडुला ओब्लंगेटा में नियंत्रण केंद्र होता है, मानव शरीर का। आगे चलेंगे, प्रेरक कौशल जिसे मोटर स्किल बोलते हैं, मस्तिष्क का किस भाग में या किस भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग के साथ संबंधित है। किसके साथ? ललाट भाग का, ठीक है? फ्रंटल लोब बोलते हैं। अगर पूछे कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन-सा होता है? तो हम बताएँगे पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे वाला। पीछे वाला उसका नाम क्या है? तो फेलॉन है। फेलॉन कौन फेलॉन? तो हम बताएँगे रोम्बेनसीफेलॉन। रोम्बेनसीफेलॉन नाम है जो कि हम पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मतलब ब्रेन का। अब देखिए तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तंत्रिका विज्ञान कहेंगे, न्यूरोलॉजी कहेंगे, ये हम जानते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम को पढ़ेगा तो नर्वस से ही संबंधित है। तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन हम पढ़े हैं तो न्यूरोलॉजी। आगे चलिए। मस्तिष्क का कौन-सा भाग जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक कहलाता है।
क्या कहलाता है? मतलब अंतराली केंद्र कहलाएगा। अगर आपसे पूछे एक समान मानव के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो हम बताएँगे कि 1.36 किग्रा या 1.40 किग्रा तक होता है। और 1.36 किग्रा से लेके आप या 1.40 किग्रा बोल सकते हैं। और सवाल सुनिए, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, यही तो काम करता है। अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव एक्शन करना है, तो उसका कंट्रोल, उसका मिलान कौन करेगा? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि सेरेब्रल पॉल देखिए पाल्सी पाल्सी बोलते हैं इसे। तो सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। क्या है? मस्तिष्क संबंधी। तो सेरेब्रम ये सब जो पढ़े मस्तिष्क से ही संबंधित है। तो सेरेब्रल पाल्सी अगर आ जाए तो मस्तिष्क संबंधित विकार है, जो कि सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। मतलब एक तरह से एक बीमारी है सेरेब्रल पाल्सी, जो कि छोटे बच्चे में होता है और भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए पूछे तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में माना जाता है। तो तंत्रिका तंत्र का जो विकास हुआ था ना सर्वप्रथम हाइड्रा में हुआ था। मतलब पता किया गया था जीव में। और बात कर लें कि मनुष्य में मेरुरज्जु तंत्रिका मतलब स्पाइनल नर्वस नर्वस मतलब नर्वस आ जाता है, ऐसे याद रखिए कि संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। तो मेरुरज्जु तंत्रिका का जोड़ी अगर पूछे तो 31 जोड़ी बता देना है। ये भी क्लियर हो गए। और भी चलिए और समाप्त करते चलेंगे। और भी सवाल है, क्या सवाल है? चलिए देखिए। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मतलब भूख तथा प्यास मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर भूख प्यास है, उसको कंट्रोल अगर करना है तो हाइपोथैलेमस द्वारा। अब देखिए, डिसलेक्सिया नामक रोग जो है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है, तो मस्तिष्क से होगा। ब्रेन चलेगा ही नहीं तो पढ़िए लिखिएगा कैसे? आगे चलेंगे। शरीर के कार्य की स्थिर अवस्था क्या कहलाता है? या क्या कहलाती है? समस्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? समस्थिति, जिसे होम्योस्टेसिस कह सकते हैं। ठीक है? स्टेसिस कह दीजिए। आगे चलिए। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को होती है। मस्तिष्क को ही ऑक्सीजन तो चाहिए। अगर ये नहीं चलेगा, तो फिर कैसे होगा? इसलिए कहा जाता है पॉजिटिव रहें और स्वयं में ज़्यादातर अपने आप को जीना सीखिए। और चलिए, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य अगर पूछे आपसे ना, तो हम बताएँगे उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क को आवेग भेजना। याद रखिएगा, इम्पल्स करना, आगे आवेग के रूप में भेजना, है ना? मेरुरज्जु, मस्तिष्क दोनों को भेजना उत्तेजना रूप से, है ना? तो उसी को हम तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य बोलेंगे। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, तो दूसरे को अगर नहीं आवेग भेजेगा, तो दिक्कत है ना? कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करता है? अरे भाई, समन्वय का काम करेगा, मेरुरज्जु हमारे मस्तिष्क के बीच स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच मिलान करेगा, जोड़ेगा, कार्य करेगा, तो कौन करेगा? तंत्रिका तंत्र करेगा। और एक और करेगा, अंतःस्रवी तंत्र करेगा, एंडोक्रिनी सिस्टम बोलते हैं। याद रखिएगा, अंतःस्रवी तंत्र भी पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बाद। जो कि बड़ा चैप्टर है, उससे भी सवाल आएगा। तो ये चैप्टर चलेगा, लास्ट में रोग चलेगा, रोग उपचार ये सब चलेगा। जहाँ तक हो सकता है आज चलेंगे। ठीक है? जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। सही बात है। बायोलॉजिकल क्लॉक अगर देखा जाए, भूख लगा भाई, खाना चाहिए, प्यास लगी पीना चाहिए। तो क्यों? हाइपोथैलेमस से पता चलेगा। हाइपोथैलेमस ही तो कंट्रोल करता है सब कुछ। चलिए, मेरुरज्जु मस्तिष्क के किस भाग से होकर गुजरती है? बताइए। मेरुरज्जु मस्तिष्क के किस भाग से होगा? मतलब स्पाइनल कॉर्ड बताइएगा। तो हम बताएँगे भाई महारंध्र द्वारा। महारंध्र मतलब फॉर मैन क्या बोल मैग्नूम, मैग्नूम में याद रखिए। लेकिन अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, एपिथैलेमस किन ग्रंथों से निर्मित होता है? एपिथैलेमस आ गया। तो ये पीनियल ग्रंथि से होता है, मतलब पीनियल ग्लैंड, या आप बोल सकते हैं हेवेन्यूल। हेवेन्यूला बोल दीजिए, हेवेन्यूलल न्यूल बोल दीजिए। तो हेवेन्यूला याद रखिएगा। तो दोनों हैप्पी देखिए, हाइपोथैलेमस तो पढ़ लिए, एपिथैलेमस है। तो एपिथैलेमस अगर पूछे कि किन ग्रंथियों में ग्लैंड में निर्मित होगा, तो पिनियल ग्लैंड में निर्मित होगा। नहीं तो हेवेन्यूला में होगा, याद रखिएगा। यही ध्यान रखना है या पिनियल ग्रंथि
व या हैव ए न्यूक्लिया, याद रखें। तो दोनों में से एक ऑप्शन देगा, नहीं तो दोनों देगा तो दोनों टिक लगा दीजिएगा। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संरचना के लिए किस पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो सोडियम की आवश्यकता होती है, एकदम सही बात है। अगर मान लीजिए हमारे मांसपेशी की बात हो रही है, उसमें एक रेशियो की तरह जाएगा, आवेग, इम्पल्स कहते हैं उसे, आवेग की ओर संरचना बनाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा ना जी, तो एक कुछ रास्ता तो होगा ना, उसी को बुलाया। तो कैसे होगा? किस पदार्थ से? तो सोडियम से। आगे चलें। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित है। सही बात है, मानव का अगर ब्रेन की बात करें तो 3 है। सेरेब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम तीसरा नंबर पे आता है। सेरेब्रम और सेरिबेलम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से सवाल बहुत बार पूछा है। और चलिए, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है बताइए? तंत्रिका कक्षा कहलाएगा, कक्ष कहलाएगा, है ना? कक्षा कहलाएगा ना जी। न्यूरॉन का अगर मान लीजिए एक बाहर निकला हुआ भाग है, लंबा सा, तो क्या है? कक्षा है, तंत्रिका कक्षा है, नर्वस कक्षा है। एक्सॉन बोलते हैं इसे, ठीक है? एक्सॉन। देखिए, बहुत अच्छा चीज़ क्या है कि आपने सर में कंघी चलाई है या थोड़ा-सा सुई-वुई टाइप का थोड़ा-सा चुभाइए तो माथा को आनंद मिलता है। ज़ोर से नहीं चुभाइएगा, नहीं दिक्कत है, धीरे-धीरे। तो देखिए, सुई चुभाने पर जो है किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क में और लगता है खुजली हो रहा है, चलो-चलो खुजली मिटाओ, है ना? तो सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो मस्तिष्क में नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि मानव मस्तिष्क का कौन-सा भाग जो है वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं का मिलन या मिलना क्या कहलाता है? सिनेपश कहलाता है। क्या कहते हैं? सिनेपश कह लेंगे। समझ गए? आगे चलिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज जो है सर्वप्रथम मार्शल हॉल बोलते हैं, ने की थी। तो अगर पूछे प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे, तो कौन खोज किया था सर्वप्रथम? मार्शल हॉल ने किया था। ये क्रिया जो है मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होता है। अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात होगी ना, तो कंट्रोल कौन करेगा? मेरुरज्जु करेगा। कौन करेगा? मेरुरज्जु करेगा। आगे चलेंगे और सवाल देखिए, पूछे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है, संदेश वाहक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो हम बताएँगे एक्सॉन के द्वारा किया जाता है। देखिए कहीं-कहीं एक्सॉन दे देता है, कहीं-कहीं EXON दे देता है, तो एक्सॉन द्वारा ही किया जाता है, जिसे हम तंत्रिका कक्षा कहते हैं। ऐसे बोलिए। अगर पूछे मस्तिष्क के बाहर चारों ओर पाए जाने वाला आवरण मतलब कवर कहलाता क्या है? तो हम बताएँगे मेनिनजेस कहलाएँगे। क्या कहलाएँगे? मेनिजेन्स कहलाएँगे। मेनिनजेन्स। क्लियर हो गए? आगे चलिए, आगे समझते हैं और भी क्लियर करते हैं और ये तंत्र का तंत्र भी समाप्त करते हैं। अभी है तंत्र का तंत्र, टेंशन मत लीजिए। चलिए, यहाँ पे है कि अग्रपाली द्वारा किस प्रकार की पेशियों पर नियंत्रित होता है? तो हम बताएँगे ये ऐच्छिक पेशियों पर होता है। ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छाओं पर, ठीक है? याद रखिएगा। तो अग्र पाली जैसे पूछे तो हम बताएँगे ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रित होगा। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन-सा भाग उत्तरदायी है बताइए? तो अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को ही हम कहते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को हम सेरेब्रम बोलते हैं। याद रखिएगा। 3 भाग में बाँटा गया है ना, उसमें अनुमस्तिष्क जो है हमारा सेरेबेलम बोलते हैं। तो सेरेबेलम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। याद रखिएगा ये काम मस्तिष्क से किया जाता है। हमारा शरीर का जो संतुलन है ना, वो हमारे मानसिक से ही जुड़ा हुआ है। आगे चलेंगे। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है? का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? तो हम जानते हैं तंत्रिका को न्यूरो कहते हैं और अंतःस्रावी को एंडोक्रिनी कहते हैं। तो क्या करेंगे? नीरो एंडोक्राइन तंत्र कहेंगे। समझ गए? तो नीरो एंडोक्राइन सिस्टम कह देंगे क्योंकि तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र का मिलन को हम कहते हैं। तोड़ सकते हैं आप। अगर मान लीजिए प्रमस्तिष्क को ही हम कहते हैं सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क वलकुट तथा अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम। ये बेलम जी हैं, बेलना से मारने वाले। ये सेरेब्रम हैं, ब्रह्म से बुद्धि से मार देंगे। तो दोनों ध्यान रखिएगा। ये शरीर का संतुलन बनाएँगे और ये दिमाग से अपना चलेंगे। दोनों दिमागी में है, लेकिन सबका अलग-अलग एक्शन है। ये बेचारा स्मृति बढ़ा देंगे, बुद्धि बढ़ा देंगे, ज्ञान बढ़ा देंगे, लोगों से समझदारी से जीतने का सिखा देंगे। सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, मतलब प्रथम, अनुमस्तिष्क मतलब इसके साथ चलने वाला, मतलब ये शरीर को कंट्रोल करेगा, ये मस्तिष्क को, दोनों को बैलेंस बना के चलेगा तो आप जीतिएगा अवश्य, है ना? तो ये प्रमस्तिष्क, वलकुट और अनुमस्तिष्क के मध्य जो है तंत्रिका है, जो तंत्रिका है, योजना, जो योजक
की भूमिका का निर्वाह कौन करेगा? तो इन दोनों के बीच की अगर भूमिका को निभाएगा, तो पॉन्स निभाएगा। पॉन्स मतलब सेतु। सेतु अगर नहीं होगा इन दोनों के बीच में, तो ये अलग काम करेगा, वो अलग करेगा। तो बैलेंस कैसे बनेगा? है ना? तो यही सिखा रहा है कि प्रमस्तिष्क, वलकुट और अनुमस्तिष्क के मध्य अगर तंत्रिकाएँ योजक की भूमिका अगर निभाएगा, तो योजक की निर्वाह का काम करेगा, पॉन्स करेगा। एक-दूसरे की मदद करेगा कौन? तो ये। अगर ये गड़बड़ाया, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस खत्म, तो मानसिक रूप से खत्म। है ना? ऐसे याद कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं अगर आएगा। दोनों के बीच की अगर संतुलन की बात करेगा, तो पॉन्स बोलिएगा। किसमें? सेरेब्रम और सेरेबेलम में। सेतु का काम करता है। चलिए आगे। इस पे ज़रूर फ़ोकस इसलिए किया बीबीआई प्रश्न है, पूछा है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ करके चला है। एक वयस्क व्यक्ति में मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है बता दीजिए? मतलब स्पाइनल की लंबाई तो 42 से 45 सेमी बताई गई है। तो इन तीनों में से कोई भी आंसर आ जाए, इस बीच में से 3 आ जाए, 44 आ जाए तो आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है? 45 से आगे मत भेज दीजिएगा। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका कहलाएगा, तंत्रिका सेल कहलाएगा, है ना? नर्वस सेल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक जो कार्य करता है, रचनात्मक क्रिएटिविटी, है ना? तो तंत्रिका कोशिका कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम सीएनटी बोलते हैं। किससे मिलकर बनता है? तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है सीएनटी किससे मिलकर बनता है? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से ही बनता है। अगर मान लीजिए तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? तो मस्तिष्क को ही कहते हैं। किसे कहेंगे? मस्तिष्क को कहेंगे। अगर मान लीजिए मस्तिष्क जिन अस्थियों के आवरण में बंद रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अगर हमारा मस्तिष्क जो होते हैं, किस हड्डी में बंद रहता है? बताइए किस कवर से बचा रहता है? तो हम उसे क्रेनियल बोल दिया मैंने, क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम से ढका रहता है हमारा मस्तिष्क, अगर वो नहीं ढके रहेगा, उस आवरण से नहीं होगा, तो समझिए खराब हो सकता है, कोई भी आके फोड़ के चल जाएगा। इसलिए चोट-वोट लगता है तो थोड़ा बचने की संभावना रहती है। इसलिए भी कहा जाता है बाइक चलाते तो और हेलमेट पहन लीजिए और सुरक्षा हो जाएगा। मस्तिष्क कितनी झिल्लियों से ढका रहता है? बता सकते हैं? तो 3 झिल्ली से हमारा माथा ढका रहता है क्योंकि सारा करता-धरता तो मेरा मस्तिष्क है भाई। वही तो कंट्रोल कर रहा है। 3 काज करने वाला हमारे मस्तिष्क में है ना? ब्रेन स्टेम है ही, सेरेब्रम है और हमारा सेरेबेलम। ये सब जो है तीनों तो काम करता है मेरे माथे में। अगर ये गड़बड़ा गया, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो 3 है, बचाता कौन है? 3 तरह का झिल्ली। पहला झिल्ली ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, दूसरा अर्निक, यहाँ पे अर्निक नहीं, अरेक्नॉइड याद रखिएगा और एक है पायामेटर। तो पायामेटर, अरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर ये 3 जो हैं मस्तिष्क के झिल्ली से ढका रहता है। आपसे और पूछिए मस्तिष्क के कॉर्टेक्स, मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में स्थित गड्ढों को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं शल्क कहते हैं। शल्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शल्क्स। सभी को पढ़िए। अब जैसे मानव शरीर का कौन-सा भाग जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित है? तो अल्जाइमर जैसे ही शब्द आएगा, मस्तिष्क आएगा, यही तो बोला मैंने कि अल्जाइमर ही ऐसा बीमारी हो गया है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और अल्जाइमर कैसे होता है? तनाव ज़्यादा लेने से, टेंशन लेने से, फालतू ओवरथिंकिंग करने से। तो मत कीजिए और अकेला रहेंगे, सुखी रहेंगे। अगर किसी की वजह से तनाव है, तो इसमें उसकी भी गलती नहीं है ना आपकी। फालतू का मानसिक तनाव लेने से होता है, इसलिए लेना ही बंद कीजिए। अगर मान लीजिए पूछे मस्तिष्क की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? पाया मैटर कहते हैं या पाया मीटर कहते हैं। पाया मीटर या मैटर कहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैटर हो गया ना जी, मस्तिष्क के सबसे आंतरिक परत में अगर कुछ होगा तो मैटर हो जाएगा, तो पाया मैटर बोल दीजिए। याद करवाने के लिए बोलता हूँ, कोई ऐसा नहीं लीजिएगा। कैसुरुकी रज्जु, ठीक है? में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ियाँ। अरे! कशेरुकी बोलिए, मेरुरज्जु बोलिए, एक ही तो है। स्पाइनल कॉर्ड बोलिए, तो ये 31 जोड़ी होती है जो कि हम पढ़ चुके हैं। खाली शब्द को घुमा दिया है। अब देखिए एक और मस्तिष्क है, वो भी तनाव से ही संबंधित है एक तरह। सारा अगर देखा जाए ना जीवन में बीमारी तो तनाव ही है। जैसे मेनी मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो है, ये भी मस्तिष्क से है। ये भी बीमारी होना बहुत कॉमन हो जाता है आज के युग में, आज के कलयुग में। इसलिए तनाव मत लीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क में होने वाला एक घातक रोग है। ये अगर हो गया तो भुलक्कड़ बन जाएगा। अल्जाइमर हो गया तो भुलक्कड़ हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क काम नहीं करेगा। तो इसमें मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन हो जाता है, इसलिए मेनिंजाइटिस हो जाता है। लेकिन अगर हम ये याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, सबका अलग-अलग उसका व्याख्या अलग-अलग है। लेकिन देखा जाए तो घुमा-फिरा कर यही है कि तनाव है तभी है बीमारी, अगर नहीं है तो नहीं जल्दी होता है। ठीक है? तो ये बात हम बोल रहे हैं समझाने के लिए कि आपको अगर मस्तिष्क में अगर आपको टारगेट पूरा करना है तो आपके माइंड को फ्रेश रखना होगा। इसके लिए आपको हमेशा बैठ के मेडिटेशन करनी चाहिए। मस्तिष्क के सबसे पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है?
तो मेडुला ओब्लोगेंटा कहलाता है। ओब्लोगेंटा बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क का पिछला भाग अगर पूछे, तो अगर मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य क्या-क्या हैं? मतलब स्पाइनल कॉर्ड का, तो बताएँगे मस्तिष्क से आने एवं जाने वाली जो उद्दीपन होता है, संवहन होता है, मतलब निर्वाहक के रूप में, कार्यवाहक के रूप में काम करता है। दूसरा काम है, मतलब एक-दूसरे को जोड़ता है, मेरुरज्जु और तंत्रिका को, यही याद रखिएगा। तो मस्तिष्क का काम यही है ना कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक-दूसरे से मिले-जुड़े और एक निर्वाहक करे। अगर ब्रेन से नहीं जाएगा, नालिका द्वारा नहीं जाएगा, तो हमारा शरीर संतुलित कैसे रहेगा? अब देखिए प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, एक्शन करेगा कैसे? मस्तिष्क से जुड़ेगा तभी तो। इन दोनों के समन्वय, उनके नियंत्रण को काम करता है, ये मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य है। शुद्ध रुधिर वाहिनियों में, वाहिनियों मतलब एकदम शुद्ध रूप से एकदम प्योर ब्लड है, में कौन-सा तंत्रिका तंत्र प्रसार करता है? प्रसार मतलब आगे बढ़ाता है। तो हम बताएँगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है। परा क्या बोलिएगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है। परा को परा याद रखिएगा। पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक मतलब सिम्पैथी, नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। सिम्पैथी करता है, क्यों करता है? क्योंकि आप अगर कोई खाना खा रहे हैं या पचाने-वचाने का काम करेगा, इसे स्वायत्ताई तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। आराम करो, बचाओ, इसको कहा जाता है परानुकंपी तंत्र को। एक नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया है कि आराम करो और खाना पचाओ। ते हैं। मैंने जो है सभी की शुद्ध उच्चारण को मैंने तोड़ना शुरू किया है, इसलिए क्योंकि आपको याद हो सके, क्वेश्चन मिले टिक लगा के आ जाइए। जॉब लेना है, कोई हमको ज्ञान नहीं बाँटना है ना? आगे चलेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? सुनिए। परिधीय तंत्रिका तंत्र भी हमारा यही है। क्या है? पेरिफेरला नर्वस सिस्टम बोलिए। पेरिफेरला नर्वस सिस्टम बोलिए। तो कैसे बोलेंगे? अरे पेरी, पेर दिया यार, फेरला हेरा-फेरी कर देते हो, नर्वस सिस्टम है। तो परिधि तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो कपाल से दिमाग से बनेगा, मस्तिष्क से बनेगा और मेरुरज्जु की तंत्रिका से मिलकर बनेगा। तो कपाल और मेरुरज्जु, हमारे माथा के जो खोपड़ी कपाल है और मेरुरज्जु, इससे मिलके बनता है, इसी को कहा गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्योंकि परिधि नियन है ना, इन दोनों का मिला हुआ एकदम घुमक्कड़ जैसा है, परिधि जैसा है। समझ गए? पेरिफेरल है, हेरा-फेरी कर देता है, तो कपाल और मेरुरज्जु के तंत्रिका तंत्र को कहते हैं। अब से गलत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्री काच के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मतलब तंत्रिका कोश में एक कवर होता है, ठीक है? एक कक्ष के रूप में आपको काँच के रूप में बना रहेगा, ठीक है? तो चारों ओर रहेगा, उसे हम किस आवरण से कहेंगे? किस पदार्थ के आवरण से पाया जाता है? तो उसे हम मेलिन आवरण बोलेंगे। मेलिन कवर से ढका रहता है, जो तंत्रिका कोश का होता है। याद रखिएगा उसका जो कवर है जहाँ पे रह रहा है, उसके पूरे चारों ओर जो आवरण है, कवर है, वो मेलिन कहलाएगा, ठीक है? अगर पूछे कि मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होगा। न्यूरॉन में कोई बदलाव नहीं होगा, बाद में होता है, ठीक है? अगर मानव का जन्म हो रहा है, उसके पश्चात अगर पूछे कि किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होगा? तो तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होगा। अगर जब भी होगा तो आपका और भी बाद में बड़े होंगे, वृद्धि होंगे, ग्रोथ होंगे, ये सब चीज़ है। लेकिन तंत्रिका कोशिका में कोई नर्वस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर मान लीजिए पूछे कोलेटरल तंतु क्या कहलाते हैं या क्या होते हैं? तो किसी एक्सॉन एक्सॉन यहाँ पे बोलते हैं, से समकोण पर जुड़ी क्या बोलते हैं? पार्श्व पार्श्व शाखाएँ होती हैं, पार्श्व ब्रांच होते हैं, ठीक है? चलिए, आगे चलेंगे और समझेंगे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है? तो 100 अरब। सोचिए 100 अरब इसकी जो है संख्या है लगभग, लगभग वो भी है। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, जिसे हम पीनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं। मस्तिष्क जो है किस भाग में पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस में ही पाया जाएगा ना, यही तो कंट्रोल करेगा इसको, नहीं तो बिगड़ जाता है, यही में तो गड़बड़ा जाता है। समझ गए? याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोष पिंड के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त रंगीन कण क्या कहलाते हैं? तो हम बताएँगे नी सिल्स कण कहलाएँगे। क्या कहलाएँगे? नी सिल्स कण कहलाते हैं। और सुनिए तंत्रिका कोशिकाओं की सर्वाधिक संख्या शरीर के किस भाग में होता है या होती है? तो मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है। ठीक है? ब्रेन में होती है। आगे चलिए। अब देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को ही हम एक और बोलते हैं, पराअनुकंपी भी बोलते हैं, अनुकंपी भी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं स्वायत्त। तो दोनों में अंतर है, पराअनुकंपी क्या हुआ?
क्योंकि खाओ आराम करो, बचाव वाला सिस्टम है। अनुकंपी में इसी से संबंधित जुड़ा हुआ है। तो कैसे? तो ये अब हृदय की धड़कन को कंट्रोल करेगा। चलिए बताते हैं कैसे। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? बढ़ेगी तो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र द्वारा बढ़ेगी। अब इसे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है? तो सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र बोल दीजिएगा अनुकंपी को, परानुकंपी तो है ही, जानते हैं। इसके द्वारा ही हमारे हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है, घटती है जो कह सकते हैं। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। जिसे हम इंसो इंसोमेनिया बोलते हैं। इंसोमेनिया नामक बीमारी हो जाती है अगर कम नींद आ रही है तो, डॉक्टर के शब्दों में। या स्लीपनेस कहते हैं, याद रखिएगा। नींद नहीं आती है, अनिद्रा, तो ये भी बहुत कारण है, ये भी मस्तिष्क से संबंधित है। नींद नहीं आ रही तो कहीं न कहीं आपका मानसिक तनाव है, आप आपके माइंड में चल रहा है, उससे तनाव को मुक्त कीजिए, क्योंकि तनाव लेने से जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। फोकस करने पे और ध्यान देने पे होता है। जीवन में सभी के साथ तकलीफ आते हैं, सब एक तकलीफ से गुज़रते हैं और जीवन भर तकलीफ रहता है, लेकिन उससे लड़ के निकलना ही सबसे पावरफुल कहलाता है। नहीं तो आप किसी के जीवन में देखिए अमीर घर हो, गरीब घर हो, हर इंसान के जीवन में मस्तिष्क से तनाव है, लेकिन लड़ के जो निकल रहा है ना, वो पावर है। पावर बनाइए, अपने आप का एक औरा बनाइए। बोलने वाले तो हज़ारों हैं, तो हाथी की तरह चलते रहिए, कुत्ते भूकते रहेंगे। ये सिस्टम अपनाइए, समझ गए? आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले गुरुकुल होते थे कि घर से त्याग दिया जाता था, लेकिन अब गुरुकुल नहीं है। ना वो उस तरह का आज का स्कूल है, जो आपको गुरुकुल जैसा फ़ील करवाएगा। तो आराम से अपने आप में ही एक गुरुकुल बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए और आगे बढ़िए। एग्ज़ाम आपका अंतिम समय तक बोलता हूँ कि अगर 5 दिन पहले एग्ज़ाम है ना, आप पढ़ के जा देना। तो खाली 5 दिन फ़ोकस करिए। और ये तनाव मत लीजिए कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। ये लिखिए कि जितना पढ़ा उसमें मुझे कितना आया। क्योंकि क्वेश्चन को समझिएगा, तभी आपको वो समझेगा। ये मेरा कहने का मतलब है, पॉज़िटिव एनर्जी। इससे ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी क्या दूँ आपको? आगे चलिए। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रवण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? बताइए। तो परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। परा को अलग कर दीजिए और सिम्पैथेटिक को अलग कर दीजिए। सिम्पैथी मिलेगा ना? इसी से मिलेगा ना, भोजन ग्रहण कर रहे हैं आहार नाल में जा रहा है, तरंग गति है या दीवार की ग्रंथि, इसी को तो कहा गया है, खाओ मतलब आराम करो तब पचाओगे, तो खा लोगे तब ना आराम करोगे तो पचा लो, तो परानुकंपी उसी को बोला गया है। अगर मान लीजिए पूछे, इसी को ये बोला गया है स्वातः तंत्रिका तंत्र से बोला गया है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऐसे शब्द उच्चारण यही है। जो मनुष्य जो है, यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। वह किस रोग से पीड़ित है? तो वो है बुलिमिया रोग से पीड़ित है। जो मान लीजिए भूख लग रही है, भूख लग रही है, उसको रोकना चाहिए खाना, रुक ही नहीं रहा, तो उस तरह की बीमारी को बुलिमिया रोग कहते हैं। इससे ग्रसित है। अगर मान लीजिए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तंत्रिका हार्मोन्स कौन-सा होता है? बताइए नर्वस हार्मोन्स कौन-सा होता है? तो वो होता है एसी। याद रखिएगा एसी में रहिए, तिल को लीन में रहिए। ठीक है? ऐसे याद कर सकते हैं। तो एसी तिल को लीन में कर सकते हैं। तो तंत्रिका हार्मोन्स जो होते हैं, जो सार्वत्रिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो हैं आपका एसिटिलकोलिन याद रखिएगा। और क्या तो अगर मान लीजिए तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक विभव मतलब एक्शन पोटेंशियल का मान होता कितना है? तो +15 से लेके 20 मतलब +20 एमवी में होता है। ठीक है? पोटेंशियल में होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे संकट या खतरे का आभास होने पर अनुकंपी तंत्र मतलब सिम्पैथेटिक नर्वस द्वारा किस पदार्थ का स्रवण प्रारंभ हो जाता है? तो हम बताएंगे नॉर एपिनेफ्रिन द्वारा होता है। अगर मान लीजिए कोई संकट है, खतरा है, अनुभव होना है, जैसे जानवर में ज़्यादा जल्दी होता है, मानव से तो बहुत रेयर जब संकट नज़दीक गिर ही जाता है तब आता है कि अरे! ये संकट हो गया। अनुभव हो रहा था लेकिन संकट हो गया। तो मतलब संकट और खतरा का आभास जब होता है ना, तो कैसे? ये अनुकंपी तंत्र द्वारा होता है। उसी को क्या कहते हैं? कौन-सा मतलब उसमें प्रारंभ होने लगता है? मतलब निकलने लगता है डर जैसा। तो नॉरएपिनेफ्रिन निकलता है, याद रखिएगा। इसी से पता चल जाता है। अब डर जैसा लग रहा है तो कैसे पता? नॉरएफ्रि एपिनेफ्रिन होने लगा, अनुभव होने लगा। ये बताया गया है कि कौन-सा जो है श्रम चालू हो जाएगा, खतरा खतरा और डर में। तंत्रिका तंतु में सूचना प्रसारण की दर कितना है? जैसे डर और खतरा के लिए हम नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं, उसी तरह सूचना प्रसारण के लिए बताइए क्या इस्तेमाल होता है? उसका नाम बताइएगा ज़रूर, ठीक है? लेकिन हमको ये बताइए
सूचना खतरा संकट क्या है? सूचना प्रसारण। तो इसे नॉर मतलब एपिनेफ्रिन बोले, तो सूचना प्रसारण का दर कितना होगा? तो 130 से लेके 200 मीटर सेकंड बोल दीजिए। ठीक है? याद रखिए। तो 130 से 120 मीटर के रफ्तार से हमको पता चल जाता है सूचना प्रसार का दर बताया गया है। हमारे तंत्रिका तंतु में, याद रखिएगा। और उसी को हम कहा गया है जो खतरा और संकट अनुभव करते हैं ना, वो नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। बात खत्म। इतना बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीवीआई प्रश्न। चलिए आगे चलेंगे। किसने चेतना प्रेरणाओं और उनके रासायनिक स्वरूप का पता लगाया था? तो वो थे और कोई नहीं। कौन थे? होजकिन थे और हैक्सेल हैक्सेल थे। हैक फिर से कर देता हूँ कि किसने चेतना प्रेरणाओं और इनके रासायनिक स्वरूप का जो है पता लगाए थे, तो और कोई नहीं होजकिन लगाए थे और हैक्सेल ने लगाए थे। हैक्सेल, ठीक है? दोनों मिलके लगाए थे। अब देखिए स्वायत्त तंत्रिका को ही पराअनुकंपी कहते हैं, सिम्पैथेटिक कहते हैं। याद रखिएगा। की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो वो करने वाले और कोई नहीं 1920 में कौन किए थे? किए थे लैंगली लैंगली, ठीक है? लैंगली ने किए थे, याद रखिएगा। लैंगलिक भी कर सकते हैं, लैंगली। लैंगली ज़्यादा अच्छा नाम है। चेतना प्रेरणा, चेतना मतलब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना? चेतना प्रेरणाओं का प्रसारण किस प्रकार की क्रिया है? तो विद्युत जैव रासायनिक प्रक्रिया है। एकदम सही बात है, इलेक्ट्रिक की तरह होता है। जो चीज़ हम भूले हैं, वो याद करते हैं। जो याद है, वो भूल गए हैं। ऐसे होता है ना? तो ये चेतना का काम है। चेतन, अचेतन मन होते हैं, है ना? अब जानते हैं। चलिए, कभी-कभी जो चीज़ भूले अचानक याद आता है। तो ये सब काम कैसा होता है? करंट जैसा। तो विद्युत जैविक रासायनिक क्रिया टिक लगा दीजिएगा। किस प्रकार की कोशिकाओं में जनन नहीं होता है? तो न्यूरॉन में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? न्यूरॉन में नहीं होता है। जनन जैसा कुछ नहीं होता है। प्रजनन तंत्र, जनन ऐसा हुआ है। अगर मान लीजिए रक्त का थक्का बनाने में कौन-सा तंत्र जो है सहयोगी करता है या सहयोग करता है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है, जिसे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। रक्त का अगर थक्का बनाने में अगर पूछे तंत्रिका तंत्र तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का दिए। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे पराअनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। किस तंत्रों से मिलकर बनता है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पराअनुकंपी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बनता है। मतलब दोनों आते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। ये क्लियर हो गया? जिसे हम ज़्यादातर इसे हम पराअनुकंपी तंत्रिका तंत्र ही बोलते हैं। स्वायत्त क्योंकि आराम करो मतलब आराम करो और बचाओ वाला सिस्टम यही है। अगर पूछे मनुष्य में कपालीय तंत्रिका जिसे क्रैनल नर्वस बोलते हैं, कपाल हमारा खोपड़ी की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी की होती है। कपाल में 12 जोड़ी। पुरकिंजे की कोशिकाएँ क्या कहलाती है? मध्यस्थ कोशिका कहलाती है, इंटर नर्वस कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। कोशिका मतलब देखिए, हमारा मस्तिष्क है तो मस्तिष्क में न्यूरॉन ही होंगे, न्यूरॉन्स बोले जाते हैं, इंटर न्यूरॉन्स मतलब अंदर, ठीक है? और इंटर में कहाँ पे? मध्य, मतलब बीच वाला, तो मध्यस्थ कोशिकाएँ ज़्यादा उचित है, उसका इंग्लिश में है इंटर नर्वस, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए और भी सिस्टम का सवाल है, हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए इंसिफेलाइटिस क्या बोलेगा? इंसिफेलाइटिस यह जो है मस्तिष्क में उत्पन्न सूजन है सूजन होता है, जो विषाणु संक्रमण होते हैं, मतलब वायरस रूप से होते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, अगर मान लीजिए मेनिंजाइटिस, ये भी मेनिंजाइटिस जो रोग होता है, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन से होता है। इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए हो जाए ना, तो ये एक तरह से समझिए कि खराब हो गया। कनेक्शन कट जाएगा। तो कैसे होगा? तो वायरस से ही होगा, बैक्टीरिया से हो जाता है तथा अन्य सूक्ष्म संक्रमण के कारण भी हो जाता है। तो ये सब देखिए मेनिंजाइटिस हो गया, आपका इंसिफेलाइटिस हो गया, ये सब जितना भी मस्तिष्क है ना, कब होगा? जब आप ज़्यादा तनाव या किसी भी प्रकार की चोट या किसी तरह का आप अपने आप में हानि, क्षति पहुँचाते हैं, तो ज़्यादा होने की संभावना रहता है। तो याद रखना है कि कुछ भी हो, अपने आप में ध्यान रखना है। मिर्गी जो है बहुत कॉमन है, मिर्गी सभी में नहीं आता है, लेकिन मिर्गी आने का कारण क्या है कि मिर्गी में मस्तिष्क की गतिविधि असमान हो जाती है, अचानक असमान हो जाएगा और मुँह से झाग निकलने लगता है, ये मिर्गी का है। अगर बात कर लेते हैं सेरिब्रल पॉल्सी पॉल्सी जो होता है ये बच्चों में होता है। एक तरह से पॉल्सी मतलब लकवा के रूप में बताया जाता है कि यह एक शारीरिक अक्षमता है जिसमें मांसपेशियों में समान बिगड़ने से रोगी को लकवा मार जाता है। तो ये बड़ों में भी होने की संभावना हो जाती है, फिर छोटों में होने की ज़्यादातर बच्चों में हानि कर जाता है। अगर मान लीजिए डिसलेक्सिया एक मस्तिष्क विकार है जिसमें रोगी लिखी हुई भाषा को पढ़ने और समझने में असमर्थ होता है। इसे हम रीडिंग डिस डिसेबिलिटी बोलते हैं। मतलब ये पढ़ नहीं पाता है ना, डिसेबिलिटी है, तो डिसलेक्सिया। तो ये हम मैंने भी बोला कि अगर फ़ोकस नहीं हो पाता है, क्यों नहीं होता है? ऐसे कारण होते हैं। मतलब
ऐसा तारे ज़मीन का मूवी देखा है, इसी से आधारित है। अगर मान लीजिए सिर दर्द की बात करें, सिर दर्द जो है यह तंत्रिका तंत्र का सामान्य रोग है। देखिए कुछ भी मैंने जोड़ा है अध्यात्म से जोड़ा है तो मतलब बायोलॉजी का हमारे हिस्से से शरीर से है कि आपके अगर एग्ज़ाम या पढ़ाई पे प्रभाव पड़ता है तो क्यों पड़ता है? क्योंकि हर के जीवन में तनाव है। उससे लड़ के निकलना ही आपको ज़रूरत है। ये पॉज़िटिविटी के लिए मैं बोलता हूँ। क्योंकि अंत में आपको कितना भी कोई समझा दे, अंत में जब तक स्वयं नहीं लड़िएगा, स्वयं पॉज़िटिविटी नहीं लाइएगा, तो कोई मदद नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि आपके माता-पिता भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक स्वयं नहीं लड़ना सीखिएगा, स्वयं बोलना नहीं सीखिएगा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। देखते चलना है कि धर्म के साथ चल रहा हूँ कि नहीं, ज़रूर करिए, है ना? तो सिर दर्द तंत्रिका का सामान्य रोग है, ये हमेशा सिर दर्द होते रहता है। अब एक और है 7वां नंबर जो कि हमारे रोग से संबंधित है, वो है कंकशन। कंकशन जो है, यह मस्तिष्क की चोट से है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में बेहोशी और स्मरण शक्ति का ह्रास होता है। और ये सही बात है। स्मरण शक्ति अगर अचानक लगता है तो भूल जाता है ना? तो इसे हम बोलते हैं एमनेसिया भी कहा जाता है इसे। याद रखिएगा एमनेसिया कहेंगे। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे पार्किंसन रोग क्या होता है? सुनिए, पार्किंसन रोग जो होता है एक न्यूरोजेनेटिक विकार होता है, जेनेटिक रूप से होता है, जो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है और स्मरण शक्ति में ह्रास हो जाता है, स्मरण शक्ति भूल जाते हैं। अचानक भूलने की बीमारी हो जाती है, ये जेनेटिक होता है, मतलब मिला हुआ आता है। अब हट्टीगंटन हट्टीगंटन रोग होता है। हट्टीगंटन रोग जो होते हैं, यह एक आनुवांशिक रोग होने के साथ-साथ तंत्रिका रोग भी है, जिसमें व्यक्ति भावनात्मक रूप से परेशान रहता है, जो इमोशनली होता है। और याद रखिएगा, आज के जीवन में इमोशन बहुत रेयर सोच समझ के कीजिएगा अपने जीवन में, क्योंकि इमोशन आपको जीत नहीं दिलाएगा, हार दिलाएगा। हाँ, इमोशन अगर करना है तो स्वयं को प्रेम करिए, अपने आप जीतिएगा। हाँ, किसी को हास नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुँचाना है, लेकिन हम अपने आप को भी हानि नहीं पहुँचाने देंगे। ये लक्ष्य आप सिद्ध कीजिए। समझ गए? अगर मान लीजिए अनिद्रा की बात करें, जो जब नींद के बाद भी थकान एवं नींद की दशा बनी रहे या नींद बहुत कम समय के लिए आए, उसे हम अनिद्रा कहते हैं या इसे इंसोम्निया कहते हैं। और भी सुनिए, मस्तिष्क आघात या लकवा जिसे बोलते हैं, जो मस्तिष्क के कुछ भाग में रक्त आपूर्ति नहीं हो पाती, मतलब ब्लड नहीं पहुँच पाती, तो शरीर के कुछ अंगों या चेहरों में जो है आपको लकवा का दिखता है, मुड़ जाता है, घूम जाता है ना? तो ये क्यों होता है पता है? इसमें हम मस्तिष्क में पढ़े 2 ब्रेन पढ़े और एक हम और मेरुरज्जु पढ़े, स्पाइनल कॉर्ड पढ़े। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन है ना कट गया। जी, ब्लड मस्तिष्क में पहुँचा ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया। तो ये हो जाता है, चलिए। तो मस्तिष्क का आघात होता है। इसी तरह और भी अब जैसे प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम कहते हैं, तो प्रमस्तिष्क तो हम समझ गए कि ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करना, दृश्य संवेदनाओं, सर्दी, गर्मी, स्पर्श, पीड़ा ये सब का अनुभव कौन करवाता है? सेरेब्रम करवाता है, प्रमस्तिष्क इसे बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क किसे बोलते हैं बताइए तो? घ्राण पिंड किसे कहते हैं? अग्र मस्तिष्क को गंध, स्मेल का ज्ञान होता है। मस्तिष्क का कुछ भाग सुन लीजिए सिर्फ कि अगर पूछे अग्र मस्तिष्क क्या है? तो वो गंध का अनुभव करेगा। प्रमस्तिष्क तो हम बता ही दिए, सर्दी, गर्मी, स्पर्श, पीड़ा ये सब का जो है बताएगा। सुनिएगा डाई अलग कर दीजिए, डाइएनसीफिलॉन ये क्या है? मस्तिष्क से संबंधित है। इसमें नींद, जनन क्रिया एवं उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस तो पढ़े थे। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण मतलब टेम्परेचर, व्यास मतलब वसा तथा कार्बोहाइड्रेट ये सब का जो है मेटाबॉलिज़्म को नियंत्रित करता है, हम जानते हैं। मद मस्तिष्क क्या है बताइए तो? मद मस्तिष्क जो है दृष्टि ज्ञान देता है, मतलब हमारे ज्ञान को आगे की ओर ज्ञान देता है, आँखों को अनुभव करवाता है। याद रखिएगा, मस्तिष्क से संबंधित है। अनुमस्तिष्क क्या है? जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं। तो सेरिबेलम बोलते हैं वो जो है कंकाल पेशियों के संकुचन या शीतलन या नियमन जो है नियमन रिफ्लेक्शन कहिए या कंट्रक्शन कहिए या शरीर के संतुलन को संभालता है। उसे हम सेरिब्रम बेलम कहते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या है? तो ये शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को केंद्र करता है। हृदय की धड़कन को, रक्त को, मेटाबॉलिज्म को, आहार नाल की जो जो आहार नाल में जो क्रिया होते हैं, क्रम कुंचन कहते हैं, गति को कंट्रोल करता है। ये मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है। हृदय की धड़कन, रक्तदाब, मेटाबॉलिज्म ये सब क्रिया को कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा मतलब नियम से चलाएगा। क्लियर हो गए? तो ये थे सवाल खत्म हो गए। अब आगे चलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। शुरू करते हैं अंतःस्रावित ग्रंथियाँ और हार्मोन्स की बात करते हैं। और ये हम पढ़ेंगे लगातार पढ़ते आ रहे हैं, लगातार चलेंगे जब तक जहाँ तक चलेगा बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं, ग्रंथियों से शुरू करते हैं, ग्लैंड से शुरू करते हैं। अब देखिए ग्रंथियों में जो हम पढ़ रहे हैं, ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, सुनिए। दूध निष्कासन हार्मोन्स, जो दूध निकलता है, हार्मोन्स को ऑक्सीटॉसिन, ठीक है? ऑक्सीटॉसिन कहते हैं।
का स्राव कौन-सी ग्रंथि करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो दूध निष्कासन हार्मोन्स कौन-सा है? ऑक्सीटॉसिन। और कौन-सा ग्लैंड से होता है? पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अब यहाँ पे देखिए मानव शरीर में परावटु ग्रंथि होता है, मतलब पाराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं, है ना? इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो मानव शरीर में परावटु ग्रंथि, जिसे हम पाराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं, पाराथायरॉइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन्स, मतलब पाराथायरॉइड हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित होता है। मतलब क्या होता है? रेगुलेटेड होता है, मतलब रेगुलेटेड होता है, विनियमित होते रहता है, विनियमित करता है, चलता है, निकलता रहता है रेगुलर रूप से, ऐसे बोल दीजिए, है ना? तो मानव शरीर में परावटु ग्रंथि को ही पाराथायरॉइड ग्लैंड कहिए या परावटु हार्मोन्स को मतलब पाराथायरॉइड हार्मोन्स कह दीजिए। इसमें क्या है कि रक्त में मिलकर जो है कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा क्या होता है? विनियमित चलते रहता है, ऐसे याद रख सकते हैं। और सुनिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी है? बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथि को ही हम बोलते हैं इंडोक्रेनियल ग्लैंड बोलते हैं। इंडोक्रेनियल ग्लैंड बोल दीजिए। तो सबसे छोटा है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड किसे कहते हैं बता दीजिए? पीनियल ग्लैंड किसे कहा जाता है बता दीजिए? बहुत अच्छे से जानते हैं, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीज़ कमेंट करेंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। इससे पहले जो पढ़े हैं मस्तिष्क में उसमें आया है। थोराइड ग्रंथि की बात कर रही, थोराइड ग्रंथि को थोरैक्सिन स्रावित जो थोरैक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन-सा है बता दीजिए? तो वह है टीएसएच है। टीएस मतलब होता है टी माने थोराइड होता है। एस माने होता है स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग कहा जाता है और एच माने होता है हार्मोन्स। तो थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कह दीजिए, स्टिमुलेटिंग कह दीजिए, स्टिमुलेटिंग कह दीजिए। आप में डिपेंड करता है, याद होना चाहिए। हम यहाँ कॉम्पिटिशन निकालने आए हैं, कोई ये नहीं करने आए हैं कि हमको शुद्ध पढ़ना होगा तो शुद्ध हिंदी पढ़ाएँगे अलग से, शुद्ध इंग्लिश अलग से, समझ गए? तो अभी हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ट्रिकी याद करना है, जितना बकवास करिएगा उतना जल्दी याद होता है। शरीर में कौन-सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन है, मतलब डक्टलेस बोलिए, डक्टलेस है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इंडो क्या है? इंडो मतलब इंड है, इंडोग्रीनी लैंड बोल दीजिए, इंडोग्रीनी लैंड अंतःस्रावी है। कौन अगर डक्टलेस अगर पूछे, तो अंतःस्रावी ग्रंथि को टिक लगा दीजिएगा, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो हम जानते हैं पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। अगर पूछे मानव शरीर में पैरोटिड ग्रंथि मतलब पैरोटी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे पाई जाती है। याद रखिएगा, कान के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जी? तो पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। अगर मान लीजिए मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जी? थोराइड है। क्या है? थोराइड है, याद रखिएगा। अंतःस्रावी ग्लैंड कौन है? थोराइड है। अगर मान लीजिए मनुष्य में पीत का निर्माण यकृत में होता है, एकदम लिवर में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होगा? लिवर में। और पित्त का संचय कहाँ होगा? पित्ताशय में, मतलब गोल ब्लैडर में। इसी से पित्ताशय के द्वारा ही होता है पित्त का निकलने का प्रक्रिया गोल ब्लैडर से होता है, ऐसे ही बोलिएगा। संचय होना, प्रक्रिया होना। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स कौन-सा है? तो थाइमोसिन है। तो थाइमोसिन बता दीजिएगा, थाइमस ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला थाइमोसिन हार्मोन्स हो जाएगा। कौन-सी ग्रंथि जो है अंतः बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। तो देखिए अंतः भी होगा और बाहरी भी स्राव होगा। वो कौन-सा है? तो वो है अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड जो है याद रखिएगा अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी दोनों होता है। ठीक है? याद रखिएगा पूछता है कि अंतः मतलब इंटरनल रूप से भी और बाहर एक्सटर्नल रूप से भी, दोनों रूप से कौन काम करता है? तो वो करता है हमारा अग्नाशय, पैनक्रियाज। अगर आपसे पूछे कि कौन-सी ग्रंथि जो है मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है, तो वो है थॉयराइड ग्रंथि। वो कौन-सा है? थॉयराइड ग्रंथि है। अगर तापमान को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, तो वो है थॉयराइड। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से मतलब मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकले पहले स्रव को पिलाया जाता है, एकदम पिलाया जाता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। जो नवजात बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद माँ का दूध पिलाया जाता है और माँ का दूध से जो पहला जो निकलता है, उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, दूध को। याद रखिएगा उस विधि को, उस प्रोसेस को। कोलोस्ट्रम जो है शिशु के लिए जो है किस प्रकार लाभदायक है? तो नॉर्मल बात है, शिशु को रोग प्रतिरोध शक्ति प्रदान करता है। सोचिए कितना पावर है माँ में, कि माँ का एक बूँद, माँ का दूध बच्चे का जीवन का
पावर बढ़ाता है, रोग प्रतिरोध क्षमता, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है माँ का प्रेम असीमित है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन आज के कलयुग में उल्टा हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अपने खेल की दुनिया में बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, इसका कर्म का फल भी लोगों को मिल रहा है। इसलिए दूर रखें प्रेम, किसी भी चीज़ में प्रेम रखें। चलिए ये सब बातें छोड़िए, आज के कलयुग के न्यूज़ सुनते-सुनते पागल हो जाइएगा, इसलिए सुनना बंद कर दीजिए। आगे चलिएगा, आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? तो आयोडीन युक्त नमक जो है, क्योंकि यह थायरॉइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करता है। थायरॉइड ग्रंथि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर मान लीजिए पीयूष ग्रंथि की बात करें, पीयूष ग्रंथि जो है किस अंग में पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। समझ गए? पीयूष ग्रंथि। अगर और भी बातें करें और भी देखें कि और सवाल क्या बन सकते हैं तो सुनिए। सवाल है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो है किस रूप में एकत्रित होती है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में एकत्रित होती है। किसके रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में एकत्रित होती है। अगर पूछे मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होते हैं? तो वृक्क के ऊपरी भाग में होते हैं। किसमें? वृक्क के ऊपरी भाग में होते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होगी? तो वृक्क के ऊपरी भाग में। वृक्क के ऊपरी भाग मतलब बता दीजिए, पिक्चर देखे थे, समझ गए? किडनी के ऊपर वाले भाग में होता है, किडनी के ऊपर वाले भाग में याद रखिएगा, बनाने नहीं आता मुझे। ऊपर वाले भाग को अधिवृक्क ग्रंथियाँ कहते हैं, अधिवृक्क कहते हैं। मतलब किडनी के ऊपर है तो अधिवृक्क हो गया, आधा हो गया, किडनी का हिस्सा, ऐसे याद रखेंगे। किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आँख का अवशेष कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। किसे? पीनियल ग्लैंड को कहते हैं। आत्मा का स्थान या तीसरी आँख का अवशेष कहिएगा। और थोड़े-से जानकारी लें कि प्रमुख ग्रंथियाँ एवं उनसे स्रवित होने वाले हार्मोन्स की बात करते हैं। तो मान लीजिए एक तरफ ग्लैंड है, एक तरफ हार्मोन्स है। अग्नाशय के बारे में आप पढ़े होंगे, पैनक्रियाज़ जो कि बाहरी अंतःस्रवी और आंतरिक अंतःस्रवी भी करता है। तो इस ग्लैंड का, पैनक्रियाज़ का हार्मोन्स जो हैं कौन से स्रव होते हैं? तो हम बताएँगे ग्लूकैनॉन, याद रखिएगा ग्लूकैनॉन हार्मोन्स निकलता है पैनक्रियाज़ से। और भी सुनिए, पीयूष ग्रंथि से क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से? तो वो निकलता है थायरॉइड उद्दीपक हार्मोन्स निकलता है, जिसे हम टीएसएच बोलते हैं। इद्दूपक को इद्दू सॉरी उद्दीपक को स्टिमुलेट बोला जाता है, स्टिमुलेट। तो यहाँ पे स्टिमुलेटिंग, ठीक है? याद रखिए स्टिमुलेटिंग बोलेंगे, तो टी से थायरॉइड, एस से स्टिमुलेटिंग और एस से हार्मोन्स। थोड़ा-सा बोलने में हम भी घिसघिसा गए, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को। अधिवृक्क है। अधिवृक्क को हम बोलते हैं एड्रेनल, जिसे हम किडनी के ऊपर वाले भाग में देखते हैं, मतलब गुर्दा, याद रखिएगा। तो अधिवृक्क जिसे हम एड्रेनल बोलते हैं, इसमें जो हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स का नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? कोर्टिसोल बोल देंगे। वो हार्मोन्स निकलता है। अब देखिए वृक्क, वृक्क को हम किडनी भी बोलते हैं, पीनल भी बोलते हैं और गुर्दा भी बोलते हैं, ये हम जानते हैं। तो पीनल जो होते हैं, उसमें विटामिन डी हार्मोन्स क्या होते हैं? स्राव करते हैं। सोचिए विटामिन डी हार्मोन्स निकलते हैं पीनल से, वृक्क से। और भी जानकारी ले लें? ले लेते हैं। देखिए, मस्तिष्क की रेत, ब्रेन सैंड क्या होती है? मतलब बालू कौन-सा है मस्तिष्क का रेत का? तो पीनियल ग्लैंड में जमा होने वाले कैल्शियम के कण को हम कहते हैं मस्तिष्क का रेत। किसमें जमेगा? पीनियल ग्लैंड में, याद रखेंगे। पीनियल ग्लैंड किसे कहा जाता है बता दीजिए? बताइए, आगे चलेंगे। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन-सी है? तो अग्नाशय ही तो है, बाहरी और आंतरिक दोनों में काम करने वाला ये मिश्रित ही तो कहलाएगा पैनक्रियाज, है ना? अग्नाशय। अब चलिए मुख्य ग्रंथियों की इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बातें अगर करना है तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। देखिए अंतःस्रवी ग्रंथि जो है प्रजनन, 1 मिनट रुक जाइए। अंतःस्रवी ग्रंथि हार्मोन्स जो पढ़ रहे हैं और हम जो अभी पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें अभी रक्त परिसंचरण तंत्र बाकी है, वो भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो जहाँ तक हो सकता है आज वीडियो को हम चलेंगे, चलते रहेंगे। जहाँ समाप्त होगा वहाँ रोक देंगे, ज़्यादा समय होगा तो, अन्यथा चलता रहेगा। ठीक है? चलिए, अगर मुख्य ग्रंथियों की बात करें, इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स की बात करें तो सुनिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ग्रंथ में हम पढ़ेंगे हार्डेरियन ग्रंथि। हार्डेरियन ग्लैंड्स बोल दीजिए। नेत्रों में स्रव द्वारा चिकनाई प्रदान करता है। नेत्रों में जो स्रव होता है, उसके द्वारा चिकनाई प्रदान करता है। उसी को कहा गया है हार्डेरियन ग्लैंड कहा गया है। और सुनिए, यूट्रिकुलर ग्लैंड क्या है भाई? मतलब ग्रंथियाँ क्या है? ये है कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननों की ग्रंथियाँ हैं।
मतलब मादा जनन के साथ जो प्रक्रिया होती है कॉकरोच कहिए, कीट कहिए, उसी को कहा गया है यूट्रिकुलर ग्लैंड या ग्रंथि। अगर मान लीजिए पूछे आंत ग्रंथियाँ, तो आंत ग्रंथियाँ जैसे ही आएगा, हम जानते हैं कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती है। मतलब मानव में आपको दिखेगा, जानवर में दिखेगा, जंतु में दिखेगा, है ना? चलिए, श्लेष्म ग्रंथियाँ, श्लेष्म ग्रंथियों को ही आप तोड़ के इसे बोलिए मुस्कोस ग्लैंड, मुस्कोश मुस्कोश ग्लैंड, मुस्कोस, मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि मेढक की त्वचा में म्यूकस क्या होता है? म्यूकस का स्राव होता है। समझ गए? किसका होगा? म्यूकस। मैंने क्या बोला? म्यूकस। तो म्यूकस, म्यूकस बोल दीजिए। म्यूकस ग्लैंड में ही म्यूकस होगा, बात खत्म। मतलब श्लेष्म ग्रंथियाँ, मेढक की त्वचा में ये स्राव होता है। समझ गए ना? चलिए, अगर मान लीजिए पूछे भ्रू भ्रूणश, मैं कभी-कभी भुला जाता हूँ, नहीं? क्षमा चाहते हैं। भ्रूणश ग्रंथियाँ, बताइए, ये कशेरुकी प्राणियों की ग्रहणियों में जो है संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। अम्ल एसिड का स्राव करती है। याद रखिएगा। कैसे रुकी? मतलब प्राणियों में, मानव में, जानवर में, ऐसे याद रखिएगा। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, ये स्तनियों तथा केंचुओं के नर जनांगों की सहायक ग्रंथियाँ होती है। नर मतलब केंचुआ का जो नर होते हैं, मतलब पुरुष, उसमें आपको ये मिलेगा प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ, और स्तनधारी मादा में भी आपको ये मिलेगा हार्मोन्स, सॉरी न हार्मोन्स नहीं, ग्लैंड ग्रंथियाँ मिलेगा। अगर मान लीजिए कॉपर, कॉपर बोल रहा हूँ, क्या सवाल पूछता है, क्या मैं जवाब देता हूँ, इसके लिए क्षमा। काऊपर ग्रंथियाँ, पता है ऐसे बोलने से कभी-कभी याद हो जाता है, इसलिए बोल देता हूँ। चलिए, तो बताइए, तो हम बताएँगे काऊपर ग्रंथियाँ, ये क्या है? तो स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। मतलब स्तनियों के जो नर हैं, नर मतलब पुरुष, नर मतलब पुरुष, मादा मतलब महिला, है ना? याद रखिएगा। है ना? तो स्तनधारी जो होते हैं, वो नर जनांगों के सहायक ग्रंथि होते हैं, सहायक रूप से सपोर्ट करता है, नर के लिए, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे व्हाइटे लाइन ग्रंथियाँ, व्हाइटे लाइन ग्रंथियाँ, ये क्या है? ग्लैंड, तो ये है चपटे आकार के कृत्रिम प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। समझ गए? मतलब ये कृत्रिम रूप से ऐसे-ऐसे घिरा रहेगा, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा है फीमोरेल ग्रंथियाँ, ग्लैंड, फीमोरेल ग्लैंड। ये क्या है? ये जो है सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जंघाओं पर पाई जाती है। ये हो गए। अगर मान लीजिए वसा ग्रंथि की बात करें, फैट ग्लैंड की बात करें, तो ये स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। किसमें? स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियाँ क्या है? श्वेत ग्रंथियाँ जो है स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियों से संबंधित है। मतलब पसीना की ग्रंथियाँ, पसीना के ग्लैंड, श्वेत ग्लैंड ग्रंथियाँ कहलाते हैं। ठीक है? वसा फैट हम जानते हैं। स्तन ग्रंथियाँ क्या है? जिसे मेमरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये स्तनधारी जो होते हैं, या स्तनियों में जो दूध का स्राव होता है, उसे हम स्तन ग्रंथियाँ कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ये सब तो आराम से जानते हैं आप। अगर मान लीजिए सेरुमीनस ग्लैंड की बात करें, तो ये है स्तनियों की कर्ण गुहा से जो मोम के समान पदार्थ का स्राव होता है, उसे हम सेरीमीनस ग्लैंड भी कहते हैं। आजकल ये सब सवालें पूछती है। ये सब सवाल में ये नहीं सोचना है कि ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये खराब चीज़ है, नहीं। ये हमारे जीवन के, हमारे शरीर से, हमारे अंग का हिस्सा है, तो पढ़ना आवश्यक है। इसमें कोई खराब चीज़ नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई गलत शब्द नहीं है। बस ये पढ़ना इसलिए है क्योंकि आज के एग्ज़ाम में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि लोग जागरूक हों और लोग एग्ज़ाम दें। तो समझ-बूझ के, समझदारी से और शब्दों के साथ पढ़ाया जाए तो कोई खराब नहीं होता। सब सब्जेक्ट का ज़रूरी है क्योंकि इंसान हम ही लोग हैं। है ना? चलिए, आगे बात करेंगे लैक्राइमल ग्रंथियाँ। लैक्राइमल ग्रंथियाँ जो होती है, ग्लैंड जो होती है, ये नेत्रों में उपस्थित होती है। कहाँ होती है? नेत्रों में उपस्थित होती है। अगर मान लीजिए डीप ग्रंथियाँ की बात करें, डीप जो ग्रंथियाँ होती है, वो संयुक्त नालाकार ग्रश क्या है? कृशनीय ग्रंथियाँ हैं, जो म्यूकस मतलब श्लेष्मा स्रावित करती है। क्या करती है? म्यूकस स्रावित करती है। आगे चलेंगे। हार्मोन का स्रव जो होता है, श्रवण होता है, किस ग्रंथियों द्वारा होता है? तो हम बताएँगे अंतःस्रवी ग्रंथियों द्वारा होगा। एड्रिनल मतलब एंडोक्रिनल ग्लैंड से होगा, है ना? अंतःस्रवी ग्रंथियों से होगा। इंड लिख दीजिएगा तो अंतःस्रवी ऐसे याद रखिएगा। अंतःस्रवी विज्ञान का जनक कौन है? फादर ऑफ
एंडोक्रिनोलॉजी किसे कहा जाता है? तो हम बताएँगे थॉमस। थॉमस मतलब थामा, थामा। थॉमस भाई थामा, थामा, थामा एडिशन थॉमस एडिशन बोल दीजिए, है ना? तो थामिए जरा थमिए एडिशन जी, है ना? ऐसे याद रखिए फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी बोलेंगे। आगे चलें और समझते हैं। किस हार्मोन्स को मूत्ररोधी हार्मोन्स कहा जाता है? तो कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो मूत्ररोधी हार्मोन्स है? तो हम बताएँगे वेसोप्रोसिन है। क्या है? वेसोप्रोसिन है। याद रखना है। अगर पूछे किस ग्रंथि को आपात ग्रंथि कहते हैं? तो हम बताएँगे अधिवृक्क को कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं जिसे एड्रेनल कहा जाता है ना? ग्लैंड। अगर मान लीजिए पूछ रहे ट्यूमर रोग होने का कारण क्या है? बताइएगा। ट्यूमर नहीं, बताइए। प्लूमर। प्लूमर रोग जो है होने का कारण क्या है? तो वो है थायरॉइड ग्रंथि का अतिस्रवण के कारण, ज़्यादा स्रव होता है इसलिए। अगर मान लीजिए ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक के लिए संकुचन होना क्या कहलाता है? तो उसे हम टी टैनी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? टी टैनी रोग कहते हैं। याद रखिएगा, टी टैनी रोग कहेंगे। और अगर आपसे पूछे पाराथायरॉइड ग्रंथियों की अति वृद्धि में कौन-सा रोग हो जाता है? तो उसे हम ओस्टी ओस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओस्टियोपोरोसिस बोल देंगे। तो पाराथायरॉइड ग्रंथियों की अति वृद्धि में कौन-सा रोग हो जाता है? तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अगर पूछे द्रव संतुलन को जो है विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? तो हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस है जी, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछ दे हिप्टोलॉजी, हिपेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो यकृत का अध्ययन से संबंधित है, लीवर के अध्ययन से संबंधित है, हिपेटोलॉजी। अगर पूछ दे आपके तृतीयक प्रतिजन डीपीटी टीका, डीपीटी टीका बच्चों को दिया जाता है, यह किन रोगों के बचाव से है? मतलब किस रोग से बचाया जाता है? तो रोहिणी, कुकुर खांसी और आपका टेटनस से बचाता है। तो डीपीटी तो हम जान भी करते हैं, डीपीटी, है ना? डिप्थीरिया को ही रोहिणी बोलते हैं, कुकुर खांसी और टेटनस डीपीटी, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। इस सवाल को देखिए कि लिखा हुआ है कि संरक्षण संस्थान जो है किससे संबंधित है? तो ये बेंगलोर में खुला है, याद रखिएगा। और एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना है, इंस्टीट्यूट है ये, संरक्षण संस्थान, याद रखिएगा। और ये आप इसे संरक्षक भी बोल सकते हैं, संरक्षा भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये संस्थान खुला है, हर जगह ऐसे खुला है, लेकिन एड्स शोध और नियंत्रण परियोजना बेंगलोर ऐसे याद रखिएगा। एड्स के लिए निकला है, कंट्रोल के लिए। अगर मान लीजिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ द्वारा बताते हैं, ने जो है ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका प्रयोग जो है किस रोग के उपचार में किया जा रहा है? तो हम बताएँगे ल्यूकोडर्म द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? ल्यूकोडर्म, याद रखिएगा। किस रोग का उपचार में किया जाता है? ल्यूकोडर्म के रूप में करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग करते हैं। औषधि है, ल्यूकोडर्म नामक जो है रोग के उपचार के लिए करते हैं। अंतःस्रवी से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग कौन-सा है? तो हम बताएँगे एडिशन रोग है। क्या है? एडिशन रोग है। अंतःस्रवी तंत्र द्वारा अगर सर्वप्रथम अगर पता किया गया रोग है तो एडिशन रोग है, क्योंकि उसी के नाम पे उसी वैज्ञानिक ने किया है इसलिए। एडिशन रोग जो है, ये क्या है? एड्रिनल वलकुट द्वारा हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन जो होते हैं कि अल्प श्रवण मतलब कम श्रवण के कारण जो है कार्बोहाइड्रेट उपापचय, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कम होगा स्राव तो विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा ही, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है। उसी को हम एडिशन रोग कहा जाता है। ठीक है? एडिशन रोग कहते हैं। एड्रिनल मतलब अधिवृक्क जो होते हैं ना, उसी के बात कही गई है। जिससे अल्प श्रवण अगर होने लगा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट विपरीत प्रभाव देगा, मेटाबॉलिज्म प्रभाव देगा और थकावट महसूस होगा, दुर्बलता महसूस होगा, तो एडिशन रोग कहा जाता है। अब देखिए एडिशन रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित है। ये तो हम जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित है। मतलब अधिवृक्क, वृक्क आप जो बोल दीजिए। अधिवृक्क ज़्यादा बोलिएगा क्योंकि एड्रिनल उसी का नाम है। जीव विज्ञानी जीव विज्ञानी जो थे हक्सेल, ठीक है? क्या नाम है? हक्सेल, सेल जी हैं, ने किन ग्रंथियों को रासायनिक संदेशवाहक कहा है? तो मिश्रित ग्रंथियों को ही कहा है, मिक्स ग्लैंड को कहा है। मिक्स ग्लैंड कौन था बताइए? अग्नाशय। अग्नाशय कौन?
क्योंकि अंतः वाहक दोनों है, तो इसे संदेश वाहक के रूप में कहा गया है। मिक्स्ड मिश्रित ग्लैंड को, मिश्रित ग्लैंड कौन है? पैनक्रियाज, अग्नाशय को बोला जाता है, तो वो जाता है। अंतःस्रवी ग्रंथि जो होती है, चाहे ग्लैंड बोलिए, द्वारा स्रवित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो हार्मोन्स ही तो कहलाएँगे और क्या कहलाएँगे? ये आप भी जानते हैं। अब देखिए मेलाटोनिन किस ग्रंथ से स्रवित होता है? तो पीनियल ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पीनियल ग्रंथि से होता है मेलाटोनिन, याद रखिए। तो मेलाटोनिन एक हार्मोन्स के रूप में है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कोर्टी कोर्टिसोल हार्मोन्स का स्राव जो है कौन-सी ग्रंथि करती है? तो अधिभृत ग्रंथि मतलब एड्रेनल ग्लैंड करती है। एड्रेनल ग्लैंड करती है, ये हम जानते हैं। आँसू किन ग्रंथियों से निकलते हैं? तो हम बताएँगे लैक्रिमल ग्रंथियों से निकलते हैं। आँख से जो आँसू निकलते हैं, वो लैक्रिमल ग्रंथियों से निकलते हैं। लार ग्रंथि जो है, किस प्रकार की ग्रंथि है? तो बाह्यस्रवी ग्रंथि है। देखिए लार जो है, वो बाह्यस्रवी है। बाह्यस्रवी तो है ही, ये अब अभी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है, कितने भागों में विभाजित किया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड को? तो 2 भाग में। 2 भाग में किया गया है, कौन-कौन है? तो बहुत लंबा शब्द है। अब कैसे याद करेंगे? तो हम याद करेंगे, सिस को सभी जगह रखेंगे, ठीक है? सिस जी सभी जगह रहेंगे, सिस व्यक्ति जो हैं। अब कैसे याद करेंगे सुनिए, अब हमको पीयूष ग्रंथि को 2 भाग में बाँटा है, तो आगे तो हम करेंगे एंडो, ठीक है? एंडो और एक करेंगे न्यूरा, न्यूरा, न्यूरा। तो एंडो हाइपोफिसिस याद रखिएगा, एंडो हाइपोफिसिस और एक है न्यूरा हाइपोफाइसिस, याद रखिएगा। ये 2 जो हैं, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड के भाग में विभाजित किया गया है। समझ गए? तो एंडो हाइपोफिसिस है और न्यूरा हाइपोफिसिस है। न्यूरा मतलब मस्तिष्क से जुड़ जाएगा, एंडो मतलब अंतःस्रावी से जुड़ जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड तो हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क से भी है और अंतःस्रावी से संबंधित है। सब काम में ही होता है, क्योंकि मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ है ना। निम्नक छिद्र जो है एक अवशेषी अंग है। ये शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ये आँख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आँखों में पाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। हार्मोन्स की अगर बात करें, किसकी बात करें? हार्मोन्स की बात करें। हार्मोन्स सब चल रहे हैं तो थोड़ा फास्ट भी चलेंगे और समाप्त करने की ओर चल रहे हैं। दूध निष्कासन हार्मोन्स को ऑक्सीटॉसिन का स्राव जो है कौन-सी ग्रंथि जो है करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। देखिए पहला क्वेश्चन भी यही था, रिपीट क्वेश्चन भी यही था। वो हार्मोन्स में वो ग्रंथि पूछा था। ठीक है? उस समय ग्रंथि में ये सवाल था, अब हार्मोन्स में ही वही सवाल है। तो देखिए दूध निष्कासन हार्मोन्स कौन है? ऑक्सीटॉसिन। अब स्राव कौन-सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। याद रखिएगा। तो हार्मोन्स कौन-सा? ऑक्सीटॉसिन। ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। याद रखिएगा। माँ और शिशु के मध्य गले लगाने या चूमना मतलब प्रेम करना, किस हार्मोन्स के स्राव का जो है प्रेरित है? बच्चों के प्रति अगर प्रेम होना, किस शिशु मतलब स्राव का होता है? तो ऑक्सीटॉसिन का कारण है। ऑक्सीटॉसिन अगर स्राव नहीं होगा हार्मोन्स ना, तो बच्चे के प्रति प्रेम नहीं है। आज के कलयुग में देखिए, कहानी बहुत न्यूज़ सुन रहे होंगे, तो प्रेम ही नहीं है, ऑक्सीटॉसिन स्राव हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ से प्रेम होगा? सिर्फ़ अपना प्रेम दिख रहा है। हुँ, चलिए आज के युग में यही है कि किसी से भी जुड़ें, लॉयल्टी के साथ, प्रेम रूप से जुड़ें। अब उसके साथ छल ना करें। अच्छे-बुरे हर इंसान होते हैं, बुराई हर इंसान में होती है, अच्छाई भी होती है, बस देखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अच्छे और बुरे का। ये आप लोगों के लिए नहीं है, दुनिया को सिखाने के लिए मैं बोलते रहता हूँ क्योंकि थोड़ा-सा यूट्यूब पे हूँ, तो बोलना बनता है, आप लोग भी बोल सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं, जितना हो सके पॉज़िटिविटी, लॉयल्टी का ज़रूर कमेंट करेंगे क्योंकि बदलना इंसान की फ़ितरत होती है, बस उस पे कंट्रोल करना हमारी फ़ितरत होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। किस हार्मोन्स में जो है आयोडीन उपस्थित होता है, तो वो है थायरोक्सिन, वो है थायरोक्सिन। अगर मान लीजिए पूछे इंसुलिन हार्मोन्स जो है किस अंग से स्रवित होता है, तो अग्नाशय से स्रवित होता है, ये हम जानते हैं। पैनक्रियास से होता है, इसलिए सुई जो है अग्नाशय में दिया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। मानव शरीर का समान तापमान जो समान टेम्परेचर होता है, वो होता है फ़ारेनहाइट पे अगर पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट बता दीजिएगा डिग्री। नहीं तो अगर सेल्सियस पे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस बता दीजिएगा समान तापमान। अगर आपसे पूछे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जो है संरक्षित होता है। क्या होता है? यकृत में संरक्षित होता है, लिवर में संरक्षित होता है। अगर मान लीजिए पशुओं के थकान में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स लगाया जाता है। अगर आपसे पूछे मनुष्य में मधुमेह रोग जो है किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो वो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। अग्नाशय की बात करें, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए जो उत्तेजित करता है, उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो हम बताएँगे सिक्रीटिन होते हैं।
सिक्रीटीन होते हैं। यहाँ से कर देता हूँ कि यदि अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज में कोई विकार अगर उत्पन्न नहीं हो जाए, मतलब कोई विकार नहीं, कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए, तो इंसुलिन और याद रखिएगा ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। फिर इंसुलिन का निर्माण, ग्लूकागॉन ये सब का निर्माण नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए एड्रीनेलिन हार्मोन्स के स्रवित होने से हृदय गति बढ़ता है, मतलब बढ़ जाती है हृदय की गति तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। कैसे होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन्स देखिए, एड्रिनल क्या है? ग्रंथि है। जिसे हम अधिवृक्क बोलते हैं। एक एड्रीनेलिन ये क्या है? हार्मोन्स है। ये ज़रूर ध्यान रखिए, दोनों में अंतर है। मैं कई जगह पे कई बार डिफरेंस करते हुए बोल दिया हूँ, तो ऐसा नहीं समझिएगा गलत है, नहीं है। एड्रीनेलिन हार्मोन्स है, याद रखिएगा। एड्रिनल अधिवृक्क जिसे बोलते हैं वो ग्रंथि है। और ये अगर हार्मोन्स बढ़ रहा है तो हृदय की गति बढ़ जाती है या एक्साइटमेंट या उत्सुकता बढ़ जाती है। और भी जानकारी ले लें थोड़ा, तो ले लीजिए। वेसोप्रोपिन हार्मोन्स की कमी से कौन-सा रोग होता है? डाययूरेसिस हार्मोन्स होता है। याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा फिर से सुन लीजिए, दोबारा ज़रूरी है, क्योंकि वेसोप्रिन जो है, वेसोप्रोसिन जो है, ये हार्मोन्स है और ये अगर कमी हो गया, तो कौन-सा रोग होगा? डाययूरेसिस रोग हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। और सुन लीजिए, कौन-सी ग्रंथि जो है, वृद्धि हार्मोन्स का स्राव करती है? वृद्धि का करेगा, ग्रोथ का करेगा, तो वो करेगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए, हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है? कार्यात्मक रोग कहलाता है, फंक्शनल डिजीज़ कहलाएगा। हार्मोन्स अगर अनियमित हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, तो क्या होगा? फंक्शनल खराब हो जाएगा, फंक्शनल बीमारी हो जाएगा, कोई ना कोई तो बीमारी हो जाएगा। स्तनधारियों में जो दूध स्राव होता है, स्राव का कौन-सा हार्मोन्स उत्तेजित करता है? 2 हार्मोन्स इम्पोर्टेंट है, जिसमें ऑक्सीटोसिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीटोसिन जो है दूध स्राव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, याद रखिएगा। और दूसरा है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन बोलिए या प्रोलैक्टिन बोलिए, एक ही है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे इंसुलिन हार्मोन्स में कौन-सी धातु होती है, तो हम बताएँगे जस्ता होती है, जिंक होती है, जेडेन होती है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? मानव हार्मोन्स शरीर में उनकी भूमिका क्या है? मानव हार्मोन्स जो है शरीर में, मतलब मानव हार्मोन्स तथा शरीर में उनकी भूमिका क्या होगी? तो चलिए जानते हैं। एक तरफ हार्मोन्स है, एक तरफ शरीर की भूमिका है। चलिए समझते हुए चलते हैं। अब इसमें सिर्फ पढ़ते चलेंगे और समझेंगे, आइडेंटिफ़ाई करेंगे। सोमेस्टोस्टेटिन ये क्या है? हार्मोन्स है। तो याद रखिए, सोमेटोस्टेटिन ये क्या है? हार्मोन्स है। ये जो है हमारे शरीर में क्या करता है? वृद्धि हार्मोन्स का स्रवन करता है। वृद्धि हार्मोन्स के स्रवन को रोकने का काम करता है। रोकने का भूमिका का काम करता है। अब ऑक्सीटोसिन आ जाए या पिटोसिन आ जाए, ये सब क्या है? तो ऑक्सीटोसिन जानते हैं प्रसव के समय गर्भावस्था में फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है, ये भी सही बात है। पिटोसिन भी वही भूमिका है। स्तन ग्रंथियों में दूध का स्रवन, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन गर्भाशय के फैलाव का या संकुचन को प्रेरित करने का काम भी ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन का काम है। ठीक है? और एक और था जो कि दूध स्रवन से संबंधित था, वो है क्या था नाम यहाँ पे? थोड़ा-सा प्रो प्रोकैटिन था। आगे चलिए, आगे है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन बोलिए या एपिनेफ्रिन बोलिए, ये क्या है? हार्मोन्स है। एड्रीनेलिन को ही एपिनेफ्रिन बोला जाता है। नेफ्रिन मतलब किडनी से, वृक्क से संबंधित है, इसलिए बोला जाता है। तो एड्रीनेलिन क्या है? ये हमारा हार्मोन्स है। और ये क्या करता है? हृदय स्पंदन में काम करता है, हृदय धड़काने में काम करता है, रुधिर दबाव, ब्लड प्रेशर की काम करता है, श्वसन का नियमन करता है, कंट्रोल अच्छा-बुरा जैसे करना है, ये काम करेगा। अगर ये बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। शरीर की में जो युद्ध करने की पावर देने की बात करता है, तो यही करता है। पलायन के लिए तैयार करता है, मतलब हमारे शरीर को युद्ध और पलायन करने के लिए कि इधर से उधर भागे भाई, ये भाई एपिनेफ्रिन ही करते हैं। अब एस्ट्रोजन की बात करें, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन्स है, ये हम जानते हैं। हार्मोन्स है, तो ये स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास के लिए करता है। तो प्रजनन विकास के लिए एस्ट्रोजन का काम करता है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। मतलब प्रजनन शक्ति में हम पढ़े हैं इसको, एस्ट्रोजन में प्रजनन अंग हम पढ़ाए हैं। सबसे अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक का ये है, सेकंड टॉपिक मतलब पढ़ाते आ रहे हैं। अगर आगे बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन की बात करेंगे और एक है टेस्टोस्टेरॉन। तो देखिए, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये भी हार्मोन्स है और टेस्टोस्टेरॉन भी ये भी हार्मोन्स है। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है ये पुरुषों के प्रजनन अंग से संबंधित है, इसकी वृद्धि और विकास से संबंधित है, या पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ये भी आप जान लीजिए। और पेशियों के विकास में सहायक होते हैं दोनों,
पेशियों के विकास की अगर बात करें तो। और ये ज़्यादातर है पेशियों के विकास में काम करते हैं। लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो है ये गर्भाशय मतलब महिलाओं के लिए है। भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। ये महिलाओं के लिए ज़्यादा है, मादा के लिए ये नर के लिए है। रेनिन हार्मोन्स एक होते हैं, रेनिन हार्मोन्स जो होते हैं, ये क्या है? तो ये एल्डोस्टेरॉन के स्राव को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन जो होते हैं, उसे स्राव करते हैं, बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। और रेनिन का और का काम है हार्मोन्स का, प्लाज्मा प्रोटीन एनजी, याद रखिए एनिज-यो-टेंसिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तोड़ दिए, एनिज-यो, याद रखिए एनिज-यो-टेनिस, याद रखिएगा, नियोजन बोल दीजिए। को क्या करता है? एनीटेनिसन को तोड़ता है। समझ गए? इतने बड़े चीज़ को तोड़ के क्या कर देता है? एनिज, टेनिस टेनिशन कर देता है, उसे तोड़ देता है, जो कि हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ा देता है। अगर ये टूट गया तो दर को बढ़ा देगा। ये प्लाज़्मा प्रोटीन है, याद रखिएगा। इतना बड़ा नाम है इसलिए 2-3 बार पढ़ लिया, तोड़ दिया। नहीं तो मैं तोड़ता नहीं, आगे बढ़ जाता। लेकिन बायोलॉजी है, अगर इसमें छूटा तो समझिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटा। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन्स की जो औषधि होता है या दवाई होता है, दी जाती है? तो एस्ट्रोजन के रूप में ही दी जाती है। एस्ट्रोडन एस्ट्रोजन हार्मोन्स दिया जाता है, जो कि गर्भ निरोधक दवाई के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। निरोधक रोकने वाला, गर्भ को रोकने वाला दवाई है ये, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कौन-सा वर्णक है, मतलब पिगमेंट है, प्राणियों की त्वचा का रंग प्रदान करता है, तो वो है मेलानिन। क्या है? मेलानिन। मेलानिन जो है हमारी त्वचा के रंग को प्रदान करता है। और सुनिए, मानव शरीर का कौन-सा हार्मोन्स जो है रक्त के फॉस्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है, तो वो है पैराथॉर्मोन। क्या है? पैराथॉर्मोन। क्लियर हो गए। अगर पूछे हार्मोन्स शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रित करता है, तो वो है हमारे हार्मोन्स। याद रखिएगा। कौन-सा हार्मोन्स जो है जन्म हार्मोन्स कहलाता है, तो ऑक्सीटोसिन ही कहलाएगा, क्योंकि ये माँ के स्तन से मिलता हुआ दूध का श्रवण को ही कहा जाता है। निकलता है। स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षणों का दिखाई देना क्या कहलाता है? तो पुंसत्व कहते हैं, या आप विरिलिज़्म कहते हैं। आप विरिलिज़्म बोल दीजिए। कुछ भी बोल सकते हैं। वायरिलिज़्म, विरिलिज़्म। पुरुषों में स्त्रियों के समान लक्षणों का दिखाई देना क्या कहलाता है? तो इसे हम तोड़ देंगे। गाइने अलग कर दीजिएंगे, कोमा अलग कर दीजिएगा और सिटिया अलग कर दीजिएगा। तो गाइनोकोमासिटिया नामक जो है लक्षण दिखाई देते हैं। तो हाँसी मोटा रोग अगर पूछे, शरीर के स्वतः जो है थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। और यह कौन-सा है? तो ये आत्महत्या का जो है, थायराइड का आत्महत्या कहा जाता है। किसे? हाँसी मोटा रोग को कहा जाता है। याद रखिएगा, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। अगर पूछे एटिलियोसिस क्या है? तो हम बताएँगे बौनेपन का एक रूप है। ठीक है? अगर पूछे लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन-सा है? तो हम बताएँगे टेस्टोस्टेरोन है। एकदम है, सही बात है। लेडिंग कोशिकाओं के लिए। डाययूरेसिस नामक रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो वेसोप्रोसीन के कारण होता है। तो वेसोप्रोसीन के कारण हो जाता है। अगर पूछे किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम उत्तेजक पदार्थ को हार्मोन्स की संज्ञा जो है प्रदान की थी, तो वो है स्टारलिंग ने की थी। किसने की थी? स्टारलिंग ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। कब किए थे? 1905 में किए थे। अगर आपसे पूछे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के अधिक श्रम मतलब श्रवण को कौन-सा रोग हो जाता है? तो एक्रोमीगैली रोग होता है। तो एक्रोमीगैली रोग कहा जाता है। कौन-सा हार्मोन्स जो है त्वचा की कोशिकाओं में मेलेनिन रंग के कणों को फैलाकर त्वचा के रंग को गहरा करता है? तो वो है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन्स है, जिसे हम एमएसएच बोलते हैं। प्रेरक कहिए, उद्दीपक कहिए, स्टिमुलेटिंग कहिए, जो कहना कह दीजिए। अगर मानिए देखिए टीएसएच एगो पढ़े होंगे, एक एमएसएच पढ़े होंगे, ठीक है? तो एमएसएच वाला ध्यान रखिएगा। उपापचय की बात करें, मेटाबॉलिज्म की बात करें, नियंत्रक किस हार्मोन्स को कहा जाता है? तो हम बताएँगे थायराइड हार्मोन्स को कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला। अगर पूछे कुकिंग कुकिंग बोल रहा हूँ, कुशिंग रोग
कुशिंग रोग जो है किस हार्मोन से संबंधित है? तो हम बताएँगे एड्रिनल हार्मोन से संबंधित है। किससे है? एड्रिनल हार्मोन से संबंधित है। अगर आपसे पूछे पैराथार्मोन में जो है किस पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो हम बताएँगे फॉस्फेट की मात्रा में वृद्धि व कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है। समझ गए? पैराथार्मोन ये भी क्लियर हो गए। शिशुओं में लिम्फोसाइट का विभेदन एवं प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण जो है किस हार्मोन्स के प्रभाव से होता है? तो थाइमोसिन हार्मोन्स के कारण हो जाता है। थाइमोसिन हार्मोन्स के कारण होता है। और भी जानकारी ले लें तो ले लेते हैं। वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों का विकास रोक देता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक कहलाएगा। ठीक है? और सुनिए, वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देता है, क्या कहलाता है? बायो इनहैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? बायो इनहैंसर कहलाएगा। सीटी स्कैन की बात करें, सीटी स्कैन या सीएटी स्कैन के आविष्कारक जो हैं, वो हैं गोडफ्रे हाउस हाउंसफील्ड हैं। याद रखिएगा, गोल्डफ्रे हाउंसफील्ड हैं एवं एलेन कोमार्क हैं। कौन है? एलेन कोमार्क हैं। अगर मान लीजिए पूछे मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन-सी सक्रिय रसायन होती है? तो एंट्रोपिन होती है। क्या होती है? एंट्रोपिन होती है। अगर आपसे पूछे जयपुरी पैर, जयपुरी फूट का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर प्रमोद करण सेठी ने किया था। जयपुरी अगर पूछे तो प्रमोद करण सेठी बता दीजिएगा। अगर पूछे जयपुरी पैर किसका बना होता है? तो हम रबड़ और एल्युमिनियम का बना होता है जयपुरी पैर, बनाया जाता है चलने के लिए। किस मनोरोग किस मनोरोग को जो है पागल की संज्ञा दी जाती है? तो मनोविकृति को कहा जाता है साइको मतलब साइकोसिस को कहा जाता है। ठीक है? साइकोलॉजी रखिएगा। मनोविश्लेषण पद्धति किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रॉयड ने किया था। फ्रॉयड ऐसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले जो दरी बुनते हैं, किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो ये होते हैं एस्बेस्टोसिस से प्रभावित होते हैं। एस्बेस्टोसिस से प्रभावित हो जाते हैं। अगर पूछे इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो एडवर्ड जेन्नर हैं। कौन है? एडवर्ड जेन्नर हैं। अगर पूछे आपसे ओकोजिन, फिर से सुन लीजिए, ओकोजिन किस रोग से संबंधित है? कर्ग रोग से संबंधित है। कर्ग रोग से संबंधित है। अगर पूछे किस हार्मोन्स के अल्पस्रावन से एडिशन हाइपोग्लाइसीमिया, याद रखिएगा, एडिशन हाइपोग्लाइसीमिया एवं काश रोग जो होते हैं, जिसे ब्राउनजिंग रोग भी कहते हैं, वो है एड्रिनल हार्मोन्स को कहा जाता है। किस हार्मोन्स को? एड्रिनल हार्मोन्स को। उसमें अल्प स्रावन हो जाएगा तो ये बीमारी हो जाएगी। सबसे पहले किस हार्मोन्स की खोज की गई? तो सिक्रीटीन की खोज की गई। किसकी की गई? सिक्रीटीन की खोज की गई थी। और सुन लीजिए, लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन्स को जाना जाता है? तो एड्रीनलिन को जाना जाता है। तो एड्रीनेलिन या एड्रीनलिन जो बोल दीजिए, चाहे मेरा नाम ही ले लीजिए नलिन अकाडमी। एड्रीनेलिन हार्मोन्स जो है लड़ो और उड़ो वाला है। फाइट करो, फ्लाइट करो, है ना? याद रखिएगा। गाय, भैंस, विलियम, शेर आदि पशुओं की आँखें जो है रात में चमकने का कारण क्या होता है? तो वो होता है टेपिकम ल्यूसीफाइड के कारण होता है। गाय, भैंस और बिल्ली और शेर का आँख जो है रात में चमकता है, क्यों? क्योंकि इसलिए चमकता है क्योंकि उसमें लेपिकम मतलब टेपिकम सॉरी लेपिकम नहीं टेपिकम ल्यूसीफाइड के कारण चमकता है। और भी जानकारी लेते हैं इसके बारे में, तो चलिए जानकारी लेते हैं। पशुओं की आँखों में एक टेपिकम ल्यूसीफाइड पदार्थ की परत पाई जाती है, जो प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। इस परत के कारण पशु रात में भी भली-भाँति देख सकते हैं। इसलिए रात में वो देख लेता है, बिना लाइट का हम लोग नहीं देख सकते हैं और इसलिए उनकी आँखें चमकती है। अगर पूछे किस हार्मोन्स को उपापचय नियंत्रक कहा जाता है, तो थायरॉइड हार्मोन्स को कहा जाता है। किसे? थायरॉइड हार्मोन्स को। और जानकारी लेना है तो जानिए, एड्रिनल हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव से उत्तक द्रव में सोडियम और जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्त दाब बढ़ जाता है एवं मनुष्य का शरीर फूल जाता है। इसे ही इदी इदीमा रोग कहा जाता है।
ये हो गए हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन्स। अब चलेंगे नेक्स्ट रक्त परिसंचरण तंत्र। तो चलिए अब चलते हैं आगे। जहाँ तक हो सकता है चलेंगे, नहीं हुआ तो यहीं तक रोक देंगे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।